हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सेंट्रल। दिस इज प्रशांत यादव। इस साल हमने प्रीलिम्स 2025 में दिए हैं 52 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमारे सिर्फ गोल्ड माइन में से हैं। गोल्ड माइन हमारा वो कोर्स है जो हमने सिर्फ एग्जाम से 2 मंथ्स पहले ही यहाँ पे लॉन्च किया था, और सिर्फ 400 पेजेस के अप्रोक्स हमारा टोटल कंटेंट है, जिसमें रिवीजन के पेजेस भी हैं। हमारा जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा लाइट है, क्रिस्प है, इंस्पिरेशनल है, और नुआंसेस पे हम काम करते हैं। मींस यहाँ पे जो ग्रे एरियाज होते हैं ना, जहां पे एग्जामिनर जाके क्वेश्चन पूछता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, जहां पे आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता, वो चीजें हमने कवर की है। इस कंटेंट को देखने के बाद, इस रिजल्ट को देखने के बाद, और सारे जब मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि हम और एग्जामिनर कितने ज्यादा सेम पेज पे थे, कितने ज्यादा हम अलाइंड थे, और कैसे हमने सिमिलर चीजें बिल्कुल जा जाके कवर की सिर्फ इतने से पेजेस में। वेयर एज आपको और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स दिखेंगे रिजल्ट दिखाते हुए, जिसमें वो दिखाएंगे कि 30 क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वहां पे उनका जो कंटेंट है वो कम से कम 3000 पेज का कंटेंट है। एक एक सब्जेक्ट के लिए वो 500 पेजेस के नोट्स यहां पे बना के देते हैं, और वो नोट्स हमारा जो कंटेंट है, हमारे जो पेजेस होते हैं उनसे डबल डेंस होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि उसमें कंटेंट डबल होता है, हमारे जो फॉन्ट है वो बड़े होते हैं, तो काफी ज्यादा मैसिव उनका कंटेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो क्वेश्चन क्लेम करते हैं वो दिखाते हैं उनके 2 इयर्स के फाउंडेशन कोर्स में से कितने क्वेश्चन आए, या फिर उनके जो यहाँ पे पीटी मैगजीन्स है उनमें से कितने क्वेश्चंस आए। जो मैगजीन्स होती हैं उनकी जो टोटल लेंथ होती है वो 3000 प्लस पेजेस की होती है। पूरी साल में जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसको लास्ट में आके रिवाइज करना इज इम्पॉसिबल, और फिर भी वहां से 10 से 15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट ईयर हमने 44 क्वेश्चन दिए थे, इस बार हम यहाँ पे खड़े हुए हैं टोटल 52 क्वेश्चन के ऊपर। इन 52 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गोल्ड माइन में से आए हैं, और इन 50 जो गोल्ड माइन में से आए इनमें से 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्लीट यहां से सोल्वेबल है डायरेक्ट। आप देखेंगे आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है देख के। और 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहां पे पार्शियल है, जो पूरी तरीके से नहीं आए। तो चलिए लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं, और प्लीज कमेंट में आप ये बताना कि यार हम यहां पे सेम पेज पे थे या नहीं थे। पहला जो क्वेश्चन है वो है यहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बैटरी होती है उसके ऊपर पूछा गया है कि कैथोड्स में कौन कौन से इनमें से यूज होते हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम एंड निकल में से। तो हमने यहाँ पे क्लियरली बताया था, और यहाँ पे आपको प्रॉपर सारे, हम ऐसी एक लोती ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये अपना पूरा कंटेंट है वो अपलोड किया था पेपर से एक दिन पहले यूट्यूब पे। हमारे अलावा किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि करेंगे भी क्या, इतने सारे हजारों पेजेस को तो किया भी नहीं जा सकता ना। हमारे कुछ पेजेस थे, हमने वो कर दिया आराम से अपलोड। तो ये होती है रियल अकाउंटेबिलिटी, जिसको जाके आप मैच कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो के अंदर, इससे जो पहले वाली वीडियो है वो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे जब थोड़ा टाइम लगेगा तो हम वहां पे अपने टाइम स्टैम्प भी डालेंगे, ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्टली मैच भी कर सके। यहां पे हमने दिए हैं हमारे सारे जो पेजेस नंबर होते हैं, लेक्चर नंबर होते हैं, वो सब, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा कहां पे यूज होता है। तो सबसे पहली बात है, हमने यहाँ पे आपको बताया था पूरा सॉलिड स्टेट बैटरीज के ऊपर। ये क्वेश्चन आया क्यों, किसी को यही नहीं पता। क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट बैटरीज की वजह से, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो काफी ज्यादा प्रोमिसिंग है, जो चाइना की इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं व्हीकल्स के लिए, उनमें काफी ज्यादा यूज हो रही है, और इंडिया में भी उनको इंपोर्ट किया जा रहा है व्हीकल्स के लिए। और लिथियम आयन बैटरी से उनका क्या कंपैरिजन है, उसके ऊपर काफी बड़ा करंट अफेयर था, पूरा हमने आपको यहां पे पढ़ाया था। अब देखिए जो एनोड है, एनोड में क्या यूज होता है। तो लिथियम एक ऐसी चीज है जो दोनों में यूज होती है। हमने ये भी आपको पढ़ाया था, वो यूज होती है यहाँ पे एनोड में भी और कैथोड्स में भी। तो कैथोड में लिथियम तो यूज होता ही होता है, ठीक है, वो दोनों में होता है, तो कैथोड में तो होता ही है, वो बताया ही था। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो कहां पे यूज होता है। ग्रेफाइट यहाँ पे एनोड्स में हमारा बेसिकली यूज होता है। और बाकी के जो है हमारे, अगर आप देखेंगे, लिथियम, निकल और मैग्नीज एंड कोबाल्ट जो है, मतलब कि कोबाल्ट हो गया, लिथियम होगा, निकल हो गया, ये तीनों जो हमारे हैं ये यूज होते हैं यहाँ पे कैथोड में। तो जो आंसर है वो है ओनली 3। नाउ गोल्ड माइन के पेज से देख लेते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने बताया था कि जो लिथियम आयंस है वो मूव करते हैं एनोड और कैथोड में, दोनों में ही। बाकी जो यहाँ पे हमारे एनएमसी है, जो एनएमसी है, मतलब कि निकल है, मैग्नीज है और हमारा कोबाल्ट है, वो यूज होता है हमारा यहाँ पे किस चीज में, वो यूज होते हैं हमारे कैथोड्स में, ठीक है। ये कन्वेंशनल कैथोड आपको बताया। एक और करंट अफेयर था हमारा, उसमें हमने आपको बताया था यहाँ पे कि ग्रेफाइट से रिलेटेड चाइना का जो एक्सपोर्ट है और जो प्रोड्यूसर है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उस सब की बात हो रही है। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें भी हमने बताया था कि वो बैटरी एनोड में यूज होता है। तो डायरेक्ट वर्बेटिम
पूरा सीधा यहाँ से दिया गया था। अगला जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो सब कह रहे हैं कि ये कहाँ से टफ क्वेश्चन आ गया, इतनी सारी स्पीशीज कवर की फिर भी ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ। एक ही क्वेश्चन आया है स्पीशी के ऊपर, जरा देखते हैं पिकॉक टेरेंटुला के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे गुटी टेरेंटुला जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है, क्या ये ओमनिवोरस क्रस्टेशियन है, ठीक है। दूसरा है कि ये इंडिया में नेचुरल हैबिटेट है इसका, लेकिन ये अब यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेड फॉरेस्ट में पाई जाती है। तीसरा है कि क्या ये एर्बोरियल स्पीशीज है, मतलब कि क्या ये यहाँ पे ट्री ड्वेलिंग है, मतलब पेड़ों पे रहती है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रस्टेशियन क्या होता है, और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे टेरेंटुला एक्चुअली में है क्या। हमने गोल्ड माइन नंबर PDF 26 पेज नंबर 9 पे आपको पढ़ाया था क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, श्रिम्प, क्रैब्स, लॉबस्टर्स। वेरेज जो टेरेंटुला है वो क्या है, वो है हमारी यहाँ पे स्पाइडर। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा पिकॉक टेरेंटुला, क्योंकि ये एक ब्राइट ब्लू टेरेंटुला है तो उसको सैफायर टेरेंटुला भी बोल देते हैं क्योंकि सैफायर ब्लू होता है, या फिर उसको यहाँ पे पिकॉक टेरेंटुला भी बोल देते हैं क्योंकि पिकॉक जो है वो भी ब्लू होता है। तो यहाँ पे पिकॉक टेरेंटुला या जो सैफायर टेरेंटुला है वो हमने सीधा कवर किया था, ब्राइट ब्लू कलर की होती है, ट्री ड्वेलिंग स्पाइडर होती है, मतलब कि एर्बोरियल होती है, और ये क्रस्टेशियन तो नहीं है, क्रस्टेशियन ये होते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा यहाँ पे रॉन्ग। सेकंड है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। हमने क्या बताया था कि ये यहाँ पे एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश है, मतलब कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये कुछ लिमिटेड फॉरेस्ट में बची हुई है, तो वो हमने पूरा बताया था, और एर्बोरियल वाला बताया था। अब इसी का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे गोल्ड माइन का जो PDF नंबर 27 है, उसी के सॉल्यूशन नंबर 27 में जब हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा वो वाला कोर्स हमारा ऑप्ट कीजिए जिसमें हमारा कंटेंट भी है प्लस में हमारा यहाँ पे सॉल्यूशंस मतलब मॉक टेस्ट भी है, ताकि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो एक टॉपिक के ऊपर बन जाए। हमने ये बताया भी था कि जब एक्सपेंड करते हैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इवॉल्व होते हैं, टॉपिक्स इवॉल्व होते हैं, और मल्टीपल डायमेंशन जो होती है वो उनकी कवर होती है, क्लैरिटी उससे बढ़ती है। देखिए, सैफायर टेरेंटुला जो कि एक ब्राइट ब्लू स्पाइडर है, जो कि एंडेमिक है आंध्र प्रदेश के जंगलों में, और वो एर्बोरियल है, तो डायरेक्टली सीधा हो गया। तो यहाँ पे जो सेकंड एंड थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन सिर्फ हमारे करंट अफेयर से आया है। इसके बाद अगला यहाँ पे है, ये भी एक टफ क्वेश्चन माना जा रहा था, ठीक है। कैसे, देखिए, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंडिया पर कैपिटा जो है क्या वो 0.5 टन से कम है। अब यहाँ पे काफी सारे टीचर्स ने गलती की, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस इंडिया जो है वो इंडिया पैसिफिक में क्या सेकंड रैंक पे है, और थर्ड है यहाँ पे क्या जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूसर है, मतलब कि बेसिकली जो थर्मल कोल पावर प्लांट्स हैं, वो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है CO2 के इंडिया में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा, देखिए, अब देखिए कैसे मैच हो रहे थे, एग्जामिनर जो कर रहा था वही हम कर रहे थे। हाउ डज इंडिया कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल CO2 एमिशंस, पर कैपिटा क्या है, तो पर कैपिटा हमारा 2.9 टन के आसपास है। अब कुछ टीचर्स ने कवर किया कि 0.6 के आसपास है, 0.6 नहीं है, गूगल करके देख लीजिए, ये 2 टन्स या अबोव ही होता है, ठीक है ना। समटाइम 1.5 टन भी बोला जाता है, बट 2 टन्स की लाइन में ही ये हमेशा आता है। 2.7, 2.9 या फिर 2 टन्स भी कई बार बोला जाता है, तो वो उतना था। अब कुछ टीचर्स ने यहाँ पे कवर किया कि 0.6। अब आप एक बात मान के चलिए, अगर एग्जामिनर इस 0.5 टन को अगर 1 टन कर देता कि 1 टन से नीचे है, तो वो क्वेश्चन तो गया था फिर यहाँ पे बच्चों का, तो वो फैक्चुअली रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो तो हो गया हमारा गलत। सेकंड है यहाँ पे हमने आपको बताया था व्हाट आर दी टॉप ग्लोबल एमिटर्स, व्हाट डज द ग्लोबल कार्बन बजट से, क्या कहता है। चाइना 31% करता है, USA 13%, इंडिया 8%। अब यहाँ पे जो एशिया पैसिफिक है उसमें कौन से आते हैं, चाइना और इंडिया। तो यहाँ पे अगर इंडिया का देखें तो सेकंड नंबर पे है इंडिया, इंडो पैसिफिक में 8%, चाइना का 31 है, तो ये हो गया करेक्ट वर्बेटिम, ठीक है। उससे अगला है यहाँ पे हमारा, हमने बताया था आपको, फॉसिल फ्यूल्स लाइक coal, oil and gas contribute to 75% of global house gas emissions and nearly 90% of CO2 emissions। तो ये भी हमने आपको बताया था। तो सेकंड और जो थर्ड है वो करेक्ट है, फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, एग्जैक्टली वर्बेटिम। अब देखिए यहाँ पे ये एक शॉकिंग क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। हम देखते हैं कि हमने आपको क्या पढ़ाया था। हमने आपको एल्गाई के बारे में, वो क्या रोल प्ले करती है, फाइटोप्लैंक्टन क्या रोल प्ले करते हैं, वो पूरा डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम बताते हैं कि मरीन जो फाइटोप्लैंक्टन है एंड जो वो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, वो प्रोड्यूस करते हैं 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, ओके। वो एक्चुअल में कितना करते हैं, अबाउट 50 है, 50 से लेके 85 तक करते हैं, ठीक है ना।
ना, आप अगर गूगल पे भी पढ़ेंगे सीधा दिखेगा 50 to 80 और 85%। हमने आपको पढ़ाया था एल्गाई स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अराउंड 70% ऑफ अर्थ्स ऑक्सीजन, मेकिंग ओशन द प्लैनेट्स प्राइमरी ऑक्सीजन फैक्ट्री। मतलब कि जो ओशंस हैं वो यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सीजन फैक्ट्री है। तो वो रेन फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पे क्या बोला गया है, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑक्सीजन देन ओशंस, नहीं 70% तक यहाँ पे जो है वो हमारे ओशन जो है उनके द्वारा किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही हो गई। फिर हमने यहाँ पे ये भी पढ़ाया था एक में आपको कि मरीन फाइटोप्लैंक्टन absorb कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन, जो यहाँ पे एग्जामिनर ने एग्जैक्टली लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो एसेंशियली गलत है। यहाँ पे या तो उसको रेंज देनी चाहिए एग्जामिनर को कि 50 to 80% या 50 to 70% या कोई मिड पाथ लेना चाहिए। 50% वो लेके चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, कैसे ये गलती करते हैं एग्जामिनर और क्यों इतने क्वेश्चन गलत होते हैं। और इस बार तो कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन है, 20 सच क्वेश्चन आर देयर जिनके रिजल्ट सिर्फ यहाँ पे यूपीएससी ही डिसाइड करेगा कि क्या सही है, क्या सही था और क्या गलत था। 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जो ड्रॉप होके रहेंगे, वो क्वेश्चंस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो ड्रॉप होंगे ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, उसने क्या किया, एक न्यूज़पेपर में से यहाँ से उठा के 50% वाला डाल दिया। उसको ये नहीं पता कि यार ये 50% से 80% की रेंज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर इस तरीके से गलती करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि जो सेकंड है वो सही है, तो सेकंड जिसमें है वो सारे ऑप्शन जो सेकंड जिसमें है वही ऑप्शन सही है ना। हमें पता है कि सेकंड इसमें है और इसमें है, तो ये तो हो गए यहाँ पे रॉन्ग पूरी तरीके से। फर्स्ट हमारा गलत है, हमने आपको बता दिया रेन फॉरेस्ट से बहुत ऊपर होते हैं ओशंस, तो वो भी गलत हो गया। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर वाला भी बताया, तो वो भी तो हमने आपको सीओडी और बीओडी लेवल पढ़ाए थे ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और जो बीओडी होता है वो कितना कम होता है पानी में, तो सरफेस वाटर में लाइक रिवर्स में, वो भी हमने आपको पढ़ाया था। लेकिन उसकी चलो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है सोल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं सीधा सीधा कैसे यहाँ से कवर होता है, ठीक है। डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में बात हो रही है। डायरेक्ट एयर कैप्चर हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। सबसे पहला है इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। कार्बन को क्या ये यहाँ पे स्टोरेज करने के लिए यूज होता है, डेफिनेटली होता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली दिया गया है। इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। नाउ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होती है, ठीक है। इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। ये दो चीजें हैं, ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेके चलते हैं। इसका जो ऑप्शन है जो करेक्ट है वो है सी 1, 2 एंड 3। कैसे, जब आप कार्बन को यहाँ पे, ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है। इस बार जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन आए, वो एप्लीकेशन वाले कि अगर आपको पता है तो क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बट हमने दिया हुआ था डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर ली, स्टोर कर ली। अब उसमें क्या होगा, हमने आपको क्या बोला था, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट चांसेस है कि प्रीलिम्स 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहां से क्या हुआ, देखिए, जब आप CO2 को और ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाते हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं आराम से, यही इसका सॉल्यूशन है। CO2 और ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो बनती है ग्रीन मेथनॉल, ठीक है ना, जो कि एक ग्रीन फ्यूल है, एक सिंथेटिक फ्यूल है क्योंकि उसको बनाया गया है। वो यूज होती है फ्यूल एडिटिव में M85 फ्यूल जो होता है या मरीन फ्यूल जो होता है, तो क्योंकि वो एक ग्रीन फ्यूल है तो हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया कि ठीक है, जो हमारी जो स्टोर्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके, खुद ही उन्होंने यहाँ पे बताया है ना, हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके लो कार्बन फ्यूल सिंथेटिक बनाया जा सकता है। अगला है, यही जो मिथेनॉल है वो फ्यूल एडिटिव के अलावा टेक्सटाइल, प्लास्टिक और डाइज की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होती है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड, ये भी अगेन करेक्ट आंसर है। तो इतना ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज किया गया है ना। इस बार जो क्वेश्चन है उनको, वो जो इथेनॉल वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन वाला, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर चीज में एप्लीकेशन इस बार लगाई गई है, कॉन्सेप्ट्स लगाए गए हैं। अगर आपको पता है क्या किया है ना, जैसे आप मोस्टली देखेंगे 3 स्टेटमेंट है, 3 में से आप देखेंगे 2 स्टेटमेंट ऐसी है जो यहाँ पे काफी ज्यादा टफ है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ऐसी होगी जो बिल्कुल इजी होगी, उसके बेसिस पे कई क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, जो बिल्कुल इजी होगी और बिल्कुल ही लेमैन वाली होगी, उन पे सब पे बात करेंगे। ग्रे एरियाज पे काफी ज्यादा इस बार एग्जामिनर ने खेला है, जहां पे क्लैरिटी नहीं होती बच्चों की, और उसको कैसे सोल्व किया जाए प्रीलिम्स 2026 की के लिए, उस पे भी बात करेंगे। नाउ अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि कोई वायरस ऐसा नहीं है जो ओशन वाटर में मिले।
ठीक है। वाटर बोर्न डिजीज के ऊपर हमने काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कोई वायरस यहाँ पे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, अगेन पूरा ही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वायरस का उसके खिलाफ चला गया, ये वाली लाइन है ना। इसका आंसर है नन, कोई भी ठीक नहीं है। अब आपको बताते हैं कहां से आया था। डायरेक्टली हमने आपको यहाँ पे बैक्टीरियोफेजिस पढ़ाया था। सोल्यूशन नंबर ये सोल्यूशन नंबर 1 नहीं, आई थिंक PDF नंबर 1 है, उसका पेज नंबर 5 है, वो हम टेलीग्राम पे भी वेरीफाई कर देंगे और उसमें भी दिखेगा वीडियो में भी। बैक्टीरियोफेजिस जो होते हैं वो वायरस होते हैं जो यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट तो गलती हो गई सेकंड। उसके बाद क्या है, वो क्या करते हैं, अपने आप को बैक्टीरियल सेल्स के साथ अटैच करते हैं, इंजेक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल और रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पे इनसाइड उसके अंदर जाके। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई कि वो यहाँ पे सेल्स के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फेजेस आर इंक्रीजिंगली यूज्ड एज अ नेचुरल ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स, जो हमारे ऐसे वायरसेस हैं जो फेजेस जिनको बोलते हैं वो यूज किए जा रहे हैं आजकल एंटीबायोटिक्स में, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज। तो उसको पानी में तो ऑलरेडी यूज ही किया जा रहा है, हर तरीके के पानी में यूज किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और वाटर बोर्न डिजीज के बारे में हमने पढ़ा भी है, तो डायरेक्ट सीधा वर्बेटिम सॉल्यूशन। उसके बाद अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब देखिए हम कैसे सोचते हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द INSTC, ठीक है, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। सीधी बात पूछी गई है, कनेक्ट क्या करता है, ये किस चीज को कनेक्ट करता है। हमने सीधा क्या कवर किया, व्हाट डज द नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्ट, ये कनेक्ट क्या करता है। हमने आपको बताया ये यहाँ पे मुंबई हमारा जो इंडिया का है उसको मॉस्को से यहाँ पे कनेक्ट करता है, छाबार पोर्ट एंड जो बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का वहां से। और बेसिकली ये क्या कवर करता है उसको भी देख लेते हैं। जो साउथ एशिया है हमारा, जो इंडिया है, इसको कवर करता है यहाँ पे सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को ईरान से जाते हुए, मतलब इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप विया ईरान। सिर्फ इतना ही करंट अफेयर था ये INSTC के ऊपर, बहुत बड़ा भी पढ़ाया जा सकता था। लास्ट ईयर हमने बहुत बड़ी कवरेज भी की थी इसके ऊपर, क्योंकि ये लास्ट ईयर ज्यादा न्यूज में था, लेकिन हमने इसको प्रिसाइजली ये देखा कि एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा इसके ऊपर, आया वही, ठीक है, वर्बेटिम। अभी आप बार बार यही चीजें देखेंगे कि यार इतना ज्यादा सिमिलर कैसे हो रहे हैं, मतलब एग्जामिन और यहाँ पे आइए सेंट्रल की जो रिसर्च है वो। हाँ, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस हमारी जो होती है, अगर वो ब्लैंकेट ना बनाए अर्थ के ऊपर, तो एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे बेसिकली जो टेम्परेचर है वो एकदम जो हैबिचुअल जो हैबिटेशन के लिए जो होता है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा लो चला जाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास वो पहुँच जाएगा या उससे भी नीचे। अगला है हीट एब्जॉर्ब जो की जाती है और जो ट्रैप की जाती है एटमॉस्फेयर में, वो यहाँ पे मेंटेन रखती है हमारा टेम्परेचर, ओके। एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। हमने आपको क्या पढ़ाया था, अब आप यहाँ पे फिर से शौक होने वाले, क्या हमें पता था एग्जामिनर एग्जैक्टली क्या पूछने वाला है। देखिए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड व्हाई इज इट क्रूशियल, क्या है यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन और वो क्यों क्रूशियल है। इतना ही करंट अफेयर था ये, सिर्फ इतना सा, ठीक है। उसमें से डायरेक्टली एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, बाकी की गैसेज है लाइक CO2 वगैरह। वो यहाँ पे क्या करता है, एनवेलप करता है अर्थ को, कैसे, और सस्टेन करता है यहाँ पे लाइफ। अबाउट 99% ऑफ इट्स मासेस लाइज विद इन 32 किलोमीटर ऑफ द सरफेस एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज क्रूशियल इन वेदर प्रोसेसेस, इट्स ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन बट ट्रैप्स टेरिस्टोरियल रेडिएशन, जिससे हीट इफेक्ट होता है। फिर हमने यहाँ पे आपको बताया था इसमें हाउ डू ग्रीन हाउस गैसेज ड्राइव द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि जो एक ग्रीन हाउस गैसेज है जो यहाँ पे ट्रैप कर लेती है हमारी रेडिएशन को, वो दीज गैसेज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है, इंसुलेटिंग अर्थ एंड मेंटेनिंग जो एक रहने लायक टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, अगर ये वार्मिंग ना हो, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया था, रिमेनिंग इन दी एटमॉस्फेयर फॉर सेंचुरीज, और ये यहाँ पे हमारी सेंचुरीज तक रहती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला भी सही है कि हाँ, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी और वो एटमॉस्फेयर को अगर यहाँ पे रहने लायक नहीं बनाएंगी, तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा। एब्जॉर्ब करती है, अभी बताया आपको। उसके बाद CO2 का जो था पूरा ट्रैपिंग रेडिएशन, वर्बेटिम सीधा सीधा। क्या हमें पता था इस पे क्वेश्चन आने वाला है? बिल्कुल पता था हमें इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, और आया, पेजेस आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपने सोल्व किया है तो वो सिर्फ IAS सेंट्रल से ही किसी ने सोल्व किया है। हिस्ट्री में इस बार क्या किया, नो क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म, नो क्वेश्चन ऑन जैनिज्म,
3 से 4 क्वेश्चन आते थे, जैनिज्म पे और बुद्धिज्म पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। संस्कृत वैदिक जो पीरियड होता है उसको मिक्स करके प्ले प्लेज और जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते थे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पिछली 5 साल से यही हो रहा था, ठीक है। उसके बाद संगम पीरियड वाज इन न्यूज़, कोई क्वेश्चन नहीं आया उसके ऊपर। प्राकृत एंड पाली जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग मिला, एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसके ऊपर। यूनेस्को से रिलेटेड जो कोझिकोडे को जो टैग मिला है, कोई क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं आया। जितने भी जो क्वेश्चंस पहले आते थे टर्म्स बेसिस, वो क्वेश्चन इस बार आए ही नहीं, बिल्कुल ईजी बना दिया। बट जो क्वेश्चन टफ था ना, वो सीधा हमारे यहाँ से है, क्योंकि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर द टफेस्ट। ये आप सभी को पता है, जिन्होंने ये इंस्पिरेशनल कंटेंट पढ़ा है उन सबको पता है कि एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा था। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में हमने आपको बताया था कि मत्ता विलासा जो है यहाँ पे वो महेंद्र वर्मन से रिलेटेड है। देखिए, हु रोट मत्ता विलासा प्रहासना द सोशल कॉमेडी, हमने बताया था ना आपको, महेंद्र वर्मन 1। गोल्ड माइन हिस्ट्री फास्ट रिवीजन जो था उसके पेज नंबर 10 पे। हिस्ट्री के सैंपल लेक्चर में जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने बोला था उस सैंपल लेक्चर में कि यहाँ से आप कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन लेके जाएंगे। सैंपल लेक्चर में ही पढ़ाया था, मत्ता विलासा जो है वो महेंद्र वर्मन के द्वारा है। अगेन फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी था हमारे बैच 1 में भी, जो हमारा बैच 1 गोल्ड माइन है उसके अंदर भी, वहां पे भी पढ़ाया था। तो डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से हमारा पूरा सोल्व हो गया। अब ये जो तीनों चीजें हैं वो किसी एक यहाँ पे किंग ने या रूलर ने से एसोसिएटेड है, तो वो आपके सामने है डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे सामने है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन इसमें क्या पूछा गया है, क्या हमें पता था कि यार वो यही पूछने वाले हैं? ये तो बड़ा ही ज्यादा ग्रे एरिया हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, देयर इज अ नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। देखते हैं, एक ही पूरा का पूरा आर्टिकल है, सीधा यहीं से आया है। और इसकी पहली टर्म भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो होते हैं, क्या वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है? प्रेसिडेंट उस पर डिसाइड करते हैं। हमने आपको बताया था डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अंडर द 10th शेड्यूल। क्या लिखा हुआ है? 10th शेड्यूल। क्या हमें पता था एग्जैक्टली 10th शेड्यूल पे क्वेश्चन आएगा? क्या हमें यह भी पता था कि पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? देखते हैं, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर और चेयरमैन। तो ये तो हो गया गलत। अगला है यहाँ पे हमारे सामने द टर्म व्हिप, जो पार्टी व्हिप होती है वो तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हाउ एवर द अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ व्हिप्स, कैसे अथॉरिटी होती है, कैसे व्हिप को यहाँ पे एनफोर्स किया जाता है, वो इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज की गई है अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कोडिफाई करती है पार्टी का डिसिप्लिन। पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है या नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है, क्योंकि पार्टी का जो डिसिप्लिन होता है वो पूरा यहाँ पे, और जो कैसे एंटी डिफेक्शन मैकेनिज्म काम करता है। क्या हमें ये पता था? अब आपके सामने है। अब आप बताइए कि हम यहाँ पे अलाइंड थे या नहीं थे। फिर यहाँ पे उसी का पूरा क्वेश्चन भी है। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको, जब आप कंटेंट पढ़ते हैं ना, तो आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस पर ज़्यादा फोकस कर लिया होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं होगा। जब लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तब आपके सामने सारी चीजें निकल के आती हैं। सब कुछ उसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा कवर किया गया है। आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं। नाउ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन है वो है 1 और 3। सेकंड स्टेटमेंट गलत है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जब डिसोल्व होता है तो स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग, मतलब कि जब तक नेक्स्ट सेशन स्टार्ट ना हो जाए तब तक वो लीव नहीं करते हैं। आप देखिए यहाँ पे, द स्पीकर डज नॉट ऑटोमेटिकली वैकेट word to word, line to line office upon dissolution of Lok Sabha but continues until the first meeting of the next house unless they resign or are removed। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है हमारी यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। 14 डेज वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। जरा देख लेते हैं गोल्ड माइन सॉल्यूशन नंबर 17, सीधा बताया था आर्टिकल 93। अब कुछ लोगों को लगेगा इस बार जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो आर्टिकल पे नहीं आए, ये भी आपके लिए लर्निंग है। सारे क्वेश्चन आर्टिकल्स पे आए हैं, सारे क्वेश्चन आर्टिकल्स के ऊपर हैं। बट आर्टिकल्स को जैसे लास्ट फ्यू ईयर्स में मेंशन करते थे ना डायरेक्ट कि ये आर्टिकल क्या बोलता है, इस आर्टिकल में क्या है, वो ना डाल के उन आर्टिकल्स के अंदर का जो कंटेंट है उसमें ग्रे एरिया ढूंढ के उनके ऊपर क्वेश्चंस इस बार बनाए गए हैं। बट आप IAS सेंट्रल पे बैठे हुए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 93, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा आफ्टर इट्स
फर्स्ट मीटिंग द टर्म एंड्स विद द डिसोल्यूशन। टर्म तो एंड हो जाती है बट वो वैकेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन के अंदर और ज्यादा क्लैरिटी, ठीक है, ऑफ द हाउस अनलेस अर्लियर रेजिग्नेशन अगर हुआ है बाय अ नो कॉन्फिडेंस मोशन विद इन 14 डेज नोटिस। ये रहा आपका यहाँ पे, तो जो थर्ड है वो भी करेक्ट हो गया। अब जो 1 और 3 है वो यहाँ पे करेक्ट हो गए, ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन तो गए हमारे सामने से, या तो सी ठीक है या डी ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज और पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। अब मैंने आपको बताया था 2 ऐसी चीजें पूछेंगे जो काफी ज्यादा टफ है, ग्रे एरिया है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि यार वो छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, वैकेट करते हैं नहीं करते इमीडिएटली। और 14 डेज वाला ये फैक्चुअल डाल दिया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल दिया, यहाँ पे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल दी, बीच में क्या डाल दिया, एक इजी चीज डाल दी। क्या हमने कभी ये देखा है कि यहाँ पे लोकसभा स्पीकर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ते हैं? तो ये हो गया यहाँ पे गलत। और जब ऐसी कोई चीज होती है ना तो वो मेंशन की भी जाती है। कई बार आप क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि यार हमने मान लीजिए पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर किया, अब उसमें काफी सारी ऐसी चीजें जो एग्जामिनर है वो डाल सकता है, हजारों लाखों चीजें जो नहीं होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार जब सर ने पढ़ाया था, जब वो कंटेंट वहां पे था, तो ऐसी कोई चीजें तो मेंशन नहीं हुई, तो फिर आपको उसी चीज के साथ जाना चाहिए। जब आपको पता है कि ग्रे एरियाज को यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं अच्छे से, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वो फिर इसका मतलब नहीं ही होगी, ठीक है। पूरा हमने पढ़ाया था व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी यहाँ पे कोई नो पावर फॉर मेकिंग रूल फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन मिनरल्स। क्या हमें पता था? बिल्कुल सेम, एग्जामिनर भी वहीं से क्वेश्चन बना रहा था और हम भी वहीं से क्वेश्चन बना रहे थे। हमने आपको पढ़ाया था गोल्ड माइन के 17 में पेज नंबर 24 पे। अब देखिए क्या लाइन है, हाउ इज माइनिंग रेगुलेटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया। कैसे मेंटेन होती है स्टेट्स और सेंटर के बीच में। क्वेश्चन क्या है, स्टेट सरकार जो होते हैं, जो राज्य की सरकारें होती है और जो केंद्र की सरकारें होती है, उनमें कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे हमने वर्ड टू वर्ड इसमें क्या पूछा है, कंसेशन क्या वो दे सकते हैं मिनरल्स पे अपनी टेरिटरी में? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसीज करती है माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट को, पूरा जो कंट्रोल होता है ओवरराइडिंग अथॉरिटी होती है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है वैसे, लेकिन ओवरराइडिंग अथॉरिटी होती है, वो भी पढ़ाया था, वो भी अगले किसी करंट अफेयर में अभी आने ही वाला है, अभी आपको दिख जाएगा किसी क्वेश्चन में। सुप्रीम कोर्ट ने ही वो मैंडेट दिया था कि वो जो अथॉरिटी है वो तो केंद्र के पास है, बट जो यहाँ पे स्टेट की सरकारें होती है ना, वो यहाँ पे ग्रांट माइनिंग कंसेशंस, वो कंसेशंस दे सकते हैं। तो वो कंसेशन दे सकते हैं, तो ये तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि इसके हिसाब से तो नहीं दे सकते। और इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ। यस, उनके पास है वो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब आप देखिए किस तरीके से सीधे सीधे मैच हो रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर यार, ठीक है। हमने गोल्ड माइन के 20th में और फाइनल रिवीजन में जो दोबारा से सारा इंक्लूड किया था वो भी, और उसके बाद कुछ और करंट अफेयर्स में आपको सीधा सीधा पढ़ाया था। पूछा गया है रिजर्व बैंक की जो इनकम है वो इनमें से किस में से होती है, सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम कब होता है? जब आप सेलिंग करते हो, किसी चीज को बेचते हो, खरीदते हो और बेचते हो, तभी होता है ना, ठीक है। और इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि आरबीआई एग्जैक्टली क्या चीजें करता है और क्या नहीं करता। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी बता रहे, अब आपको दिमाग में ये भी आएगा किसी बच्चे के में, तो क्या आरबीआई अर्न करता भी है, उसकी कोई इनकम होती भी है? तो डेफिनेटली होती है। ऑप्शन ही बता रहे कि मिनिमम कोई 2 चीज तो है जिससे आरबीआई यहाँ पे पैसे अर्न करता है, मिनिमम 2 से लेके मैक्सिमम 4 में से वो करता है। हमने आपको पढ़ाया था कि जो सेंट्रल बैंक है हमारे, वो क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं करेंसी की, ठीक है। किसकी करते हैं? फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेन करेंसी की, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड एंड बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। ये हो गया करेक्ट, यहाँ पे 2 तो है। उससे अगला है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का, फिर से बताया था कैसे सेंट्रल बैंक जो होते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, यूएस फेड हो गया, वो यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। हो गया पॉइंट नंबर 2 तो अच्छे से प्रूव। अगला इसी करंट अफेयर में, इसी के नीचे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई यहाँ पे करता है बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसको बाय और सेल करता है। तो फर्स्ट भी करेक्ट हो गया, तो 1 और 2 तो करेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब 1 और 2 किस में नहीं है, यहाँ पे इन 2 में तो 1 और 2 है नहीं,
ठीक है, ये तो गए ऑप्शन, एलिमिनेट हो गए। अब बचा हमारे सामने या तो 1 और 2 है या 1, 2 और 5 है। अब आ जाते हैं प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स के ऊपर। यार ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगेन ये यूपीएससी के हाथ में है कि वो इसका क्या आंसर देगा कुछ, और हम सभी को पता है कि यहाँ पे ठीक है आरबीआई करेंसी को यहाँ पे प्रिंट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ लोग बोलेंगे, या फिर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, कई बार दिखाएगा कि हाँ इनकम होती है, कई बार दिखाएगा नहीं इनकम होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है करेंसी की जिसके बेसिस पे आरबीआई की इनकम थोड़ी बहुत होती है, बट ऑल ओवर वो आरबीआई के लिए एक खर्चा है। करेंसी प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसका यहाँ पे ये आंसर देने वाले हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 1 और 2 ओनली। ठीक है, डायरेक्टली क्या बाय सेल करता है पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ में हमारा आता है विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे इसके 1, 2, 3 सारे करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आर्टिकल्स पे आए हैं, आर्टिकल 361। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी के ऊपर आए हैं। यहाँ पे है गवर्नर जो है स्टेट के, वो आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। आर्टिकल 361 में सीधा बताया था प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनको कंप्लीट इम्यूनिटी होती है। वो यहाँ पे जब तक उनकी टर्म होती है, ड्यूरिंग देयर टर्म उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसके बाद जो अगली है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस। तो दोनों ही ये तो हो गई यहाँ पे करेक्ट, सीधा सीधा। अगला है मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे डाल दिया ग्रे एरिया। जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन दी हाउस। अगर वो हाउस में कुछ भी कहते हैं, हमने आपको पूरा प्रिविलेज कमेटी के बारे में पढ़ाया था, स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 194 और यहाँ पे पार्लियामेंट का आर्टिकल नंबर से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 105। क्या होता है, प्रिविलेजेस कमिटीज आर क्रिएटेड टू एग्जामिन एनी ब्रीच ऑफ दीज प्रिविलेजेस व्हेन रेफर्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसी के नीचे दीज कमिटीज डील ओनली विद द पार्लियामेंट प्रिविलेज इशू सच एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एमपीज ड्यूटीज, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस और अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ एक्सपेंस प्रोसीडिंग्स। वो हैंडल नहीं करते क्रिमिनल मिसकंडक्ट और करप्शन केसेस। अगर करप्शन होता है, मिसकंडक्ट कोई वैसा होता है बड़े लेवल का क्रिमिनल टाइप का, तो यहाँ पे जो प्रिविलेज कमेटी है वो कुछ नहीं कर सकती। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी जो कमेटीज़ हैं और जो हमारा पार्लियामेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वही खुद हैंडल करते हैं। क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड करप्शन फॉल अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ये सब चला जाता है कोर्ट्स में, बट हाउस के अंदर जो हो रहा है वो सारा हाउस के अंदर ही होता है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे अगेन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे यूनियन लिस्ट है, जो 7th शेड्यूल है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट एंड कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी हो तो 1/2 ऑफ द जो स्टेट है उनको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा इस बिल के लिए। ठीक है, उनकी यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से वोटिंग होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, क्या हमें पता था, क्वेश्चन आएगा इस पे, व्हाट इज द 7th शेड्यूल एंड हाउ इट कैन बी ऑल्टर्ड। इसको कैसे ऑल्टर किया जा सकता है, इन व्हाट कंडीशंस इसको ऑल्टर किया जा सकता है। क्वेश्चन है फेडरलिज्म के ऊपर। 7th शेड्यूल तो पूरा है ही लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट और बाकी सारी लिस्ट उसके बारे में ही है। ठीक है, तो वो तो पूरा फेडरलिज्म है। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट मतलब कि स्टेट की जो पावर्स हैं, क्या वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ों को, जैसे ये चल रहा था कि केरला ने कुछ चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है, जो सेंटर की चीज़ें हैं उनको वो अपने हाथ में ले रहा है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो फेडरलिज्म को सीधा यहाँ पे खतरा दे रही है। कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। गवर्नर जो है वो भी फेडरलिज्म से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो है 1, 2 और 3। कैसे? हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 368(2) के बारे में। दिस मींस इट नीड्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो ठीक है, उसके बाद ये हो गया देन, लेकिन इन सर्टेन केसेस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्पेशली व्हेन इट अफेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर। जब भी फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है तो उन केसेस में, उन सर्टेन केसेस में यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनकी चलती है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन में अगेन पूरा दिया गया था, यहाँ पे पूरा रेटिफिकेशन कैसे होता है, सारी चीज़ें बताई गई थी। फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, स्टेट्स का क्या रोल होता है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट
इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। क्या हमें पता था 5th शेड्यूल पे क्वेश्चन आने वाला है? बिल्कुल पता था। 5th एंड 6th शेड्यूल डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो लूज कर देती है अपना पूरा का पूरा कंट्रोल, और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ले लेती है सारा कंट्रोल शेड्यूल एरिया का। हमने आपको क्या पढ़ाया था यहाँ पे, जो DMFs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट होती है ट्रस्ट होते हैं, वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं स्टेट सरकारों के द्वारा, ठीक है। अगला है 5th एंड 6th शेड्यूल के ही जो प्रोविजन है वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल माइनिंग जो यहाँ पे होती है अफेक्टेड कम्युनिटीज रिमेन्स लिमिटेड इन DMF गवर्नेंस। मतलब कि जो शेड्यूल एरियाज की यहाँ पे जो एक गवर्नेंस होती है DMF के अंदर, वो होती है स्टेट की सरकारों के द्वारा। तो ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे गलत हो गया कि यहाँ पे अब इसने पूछा कि कोई कंट्रोल ही नहीं होता, तो कंट्रोल होता है, और ऐसा नहीं है कि स्टेट सारा ले लेती है। जब ऊपर वाली अगर ठीक है तो नीचे वाली बाय डिफॉल्ट ही गलत हो गई अपने आप ही। तो नीदर 1 और 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये 5th और 6th शेड्यूल का हमने लास्ट ईयर में भी पढ़ाया था, पॉलिटी 24 में पूरा का पूरा बताया था कि यहाँ पे स्टेट जो है वो कैसे शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन जो है क्या वो रिमूव कर सकता है पोल्यूटेंट्स एफ्लुएंट स्ट्रीम्स में से, मतलब पानी में से निकाल सकता है? एक्टिवेटेड कार्बन यहाँ पे उसका क्या लार्ज सरफेस एरिया होता है जो हैवी मेटल्स को भी एब्जॉर्ब कर ले, कंटेमिनेशंस को एब्जॉर्ब कर ले। एक्टिवेटेड कार्बन एरिया कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट एंड हाई कार्बन कंटेंट। क्या होता है एक्टिवेटेड कार्बन? जो बायोचार होता है उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होता है एक्टिवेटेड कार्बन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको बताया था, बायोचार या जिसको ब्लैक कार्बन भी बोलते हैं, जो बायोमास से बनाया जाता है, बायोमास होता है, बायोमास से बनाया जाता है बायोचार, बायोचार से बनाया जाता है कार्बन या फिर एक्टिवेटेड कार्बन। वुड चिप्स, प्लांट रेसिड्यूज, मैन्योर और एग्रीकल्चरल वेस्ट, इससे यहाँ पे ये सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये तो हो गई ठीक। अगला है यहाँ पे, क्या ये ऊपर वाला क्या इसको यूज किया जा सकता है किसमें, पानी में से या किसी चीज़ में से, इस तरीके से हमारे जो कंटेमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए? यस, फॉर कंटेमिनेंट रिमूवल एंड एज अ कंपोनेंट इन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। वाटर ट्रीटमेंट में भी ये यहाँ पे यूज़ होता है स्ट्रीम्स में। तो सेकंड हमारा जो फर्स्ट है वो भी ठीक हो गया। उसके बाद है हाई सरफेस एरिया होता है। यस, इसका हाई सरफेस एरिया होता है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कि इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। और जब लार्ज सरफेस एरिया होता है और जब वो यहाँ पे कंटेमिनेशन को, जो सारे जो यहाँ पे एफ्लुएंट्स हैं उनको अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हैवी मेटल्स जो है उनको भी करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये इजी था सोल्व करना? बिल्कुल भी इजी नहीं था। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोल्व करना और बाद में पेपर आने के बाद उसको बताना, बहुत फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन क्वेश्चन था एप्लीकेशन बेसिस पे, जिसने अच्छे से पढ़ा, जिसने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, वो आराम से सोल्व कर ले जाएगा। और जो बिल्कुल ही सीधा सीधा बिल्कुल ही फैक्ट पे जा रहा था कि मैंने तो एक्टिवेटेड कार्बन का नाम नहीं सुना, एक्टिवेटेड का कार्बन तो मैंने सुना है, ठीक है, कार्बन तो यहाँ पे 1000 जगह दिया गया है इसके अंदर, एक्टिवेटेड कार्बन का मैंने नाम नहीं सुना, तो उस हिसाब से फिर वो सोल्व नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगेन, क्यों यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। गोल्ड माइन का जो लेक्चर नंबर 21 था उसमें हमने डिवोल्यूशन के बारे में और 15th जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में पढ़ाया था। अब यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट 2 पता है तो ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि 45% जो है उसने 15th फाइनेंस कमीशन ने वो यहाँ पे बेसिकली सजेस्ट किया है, शेयर जो होता है हमारा डिवोल्यूशन का। हमने यहाँ पे जब उसी चीज़ को कन्वर्ट किया क्वेश्चंस में तो अपने आप निकल के आया 41% एज पर दी 15th फाइनेंस कमीशन। अगर स्टेटमेंट 2 ही गलत है तो स्टेटमेंट 2 जिन में है वो सभी गलत है, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर अपने आप ही निकल के आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा प्लीज़ फोकस ऑन मॉक टेस्ट। जो कंटेंट होता है, कंटेंट एक चीज़ होती है, कंटेंट को रियल में जो मैच्योर बनाता है ना, उसकी जो डायमेंशंस को ओपन करता है, उसके नुआंसेस के ऊपर बात करता है कि वो चीज़ें जहाँ पे आप जाके अटकते हैं वो चीज़ें हमेशा क्वेश्चंस में ही जाके सोल्व होती है। तो ये गोल्ड माइन का जो हमारा सॉल्यूशन नंबर 21 है उसमें डायरेक्ट है। उसके बाद है यहाँ पे अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फेयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज हर ओन डिस्क्रिशन। क्या डिस्क्रिशन की पावर दी गई है? What did the Supreme Court rule in शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अबाउट गवर्नर्स पावर? क्या हमें पता था इस पे क्वेश्चन आने वाला है? एग्जैक्टली पता था। गवर्नर को यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो ग्रांट करता है डिस्क्रिशन की पावर। फर्स्ट तो हो गया ठीक। अगला है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या अपनी मर्जी से गवर्नर को बाईपास करके जो बिल होता है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं या ले सकते हैं? नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर 163, अगेन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आर्टिकल्स के ऊपर थे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 200 कहता है कि यहाँ पे जो गवर्नर है वही अपने हिसाब से बिल को आगे पीछे करेगा, उसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं ले सकता। इस पे हमारे सॉल्यूशन क्या क्लैरिटी देते हैं आपको, ये देखिए, द प्रेसिडेंट कैन नॉट डायरेक्टली रिटर्न अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट कम्युनिकेट्स हिज डिसीजन टू द गवर्नर हु देन एक्ट्स अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर नाउ? तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे सॉल्यूशंस की जो मोक्स की पावर है वो कितनी ज़्यादा है। तो फर्स्ट इज द ओनली आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमारे ओपन सीक्रेट से आया है। ओपन सीक्रेट का जो लास्ट मई में लास्ट लेक्चर था, लास्ट या शायद उससे 1-2 लेक्चर पहले था, एग्जैक्टली मेरे को नंबर याद नहीं है, बट ये पुराना करंट अफेयर है। इस बार जो यूपीएससी है वो बहुत ज़्यादा पीछे की रेंज में गया है करंट अफेयर्स में, मतलब कि 4-4 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछे हैं। अब COP 29 ऑलरेडी हो चुकी, COP 28 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी रैंडम क्वेश्चन है, बट क्या ये कवर किया गया था? ऑफकोर्स यार, डेफिनेटली कवर किया गया था। यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया था इंडिया का स्टांस क्या है COP 28 पे। एनवायरमेंट 2024 का पेज नंबर 8 है, आई थिंक लास्ट या उससे पिछला वाला लेक्चर है जो मई में पढ़ाया था। देखिए, डिड नॉट साइन द यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, नहीं किया साइन। तो ये तो फर्स्ट तो हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट, इंडिया ने रेफरेंस किया। दूसरा है तीसरा, इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर, उसको अगर डीकार्बोनाइज किया जाता है तो जो रिजिलियंस ऑफ हेल्थ केयर है ना वो कॉम्प्रोमाइज होगी। अगली ही लाइन देख लेते हैं उसी के अंदर, क्यों नहीं किया इंडिया ने? टू कंसर्न दैट कमिटमेंट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द हेल्थ सेक्टर कुड इम्पीड द ग्रोथ ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड भी करेक्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगली है COP 28, फिर से एक ग्रे एरिया में खोला है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई यहाँ पे हमारे सामने चीज़ होगी हमें पता चल जाएगा, जो हम बता देते हैं जब वो कोई बाइंडिंग होती है, कोई स्पेशल प्रोविजन होता है तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं ना। तो ये ऐसा नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं थी, हमने ऐसा डिस्कस किया भी नहीं था। तो कई बार आपको उस तरीके से भी दिमाग लगाना पड़ता है कि यार ऐसी कोई मैंने चीज़ नहीं पढ़ी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे गोल्ड माइन के फाइनल रिवीजन में आपको एक दूसरी चीज़ भी पढ़ाई थी COP 28 से रिलेटेड, कि इंडिया ने यहाँ पे साइन नहीं किया है COP 28, और इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। हम जस्ट टेलिंग कि कुछ तो कवर यहाँ पे था गोल्ड माइन में भी, इससे रिलेटेड जो न्यूज़ में था वो कवर था, जो नहीं था वो पीछे जाके करेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये बताया था कि वो यहाँ पे साइन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट करती है कि एक शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। सोलर फ्लेयर्स जो है वो यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन जो होते हैं बॉम्बार्ड करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट, जब पोलर आइस मेल्ट होती है तो क्या वाटर टेंड टू मूव इक्वेटर की तरफ जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 3 ही स्टेटमेंट 1 को सिर्फ एक्सप्लेन करती है, स्टेटमेंट 2 का कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे क्या किया, 2 अलग अलग चीज़ें उठाई, बीच में एक फालतू की चीज़ ला के डाली जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और क्वेश्चन बना दिया कंफ्यूज करने के लिए, टाइम ज़्यादा लगे ताकि इस चीज़ में। सोलर फ्लेयर्स के बारे में पढ़ाया था, स्पेस वेदर जो होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, आउटर एटमॉस्फेयर, वो वहाँ पे जाके क्या क्या होता है मैग्नेटोस्फेयर में, ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं, बॉम्बार्डमेंट होती है, वो सब ठीक है, हो गया। अगला है, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि सी लेवल राइज, जो पोलर आइस मेल्ट हो रही है, जो परमाफ्रोस्ट मेल्ट हो रहे हैं, जो भी ग्रीनलैंड वगैरह में जो भी हो रहा है, जहाँ पे भी आइस मेल्ट हो रही है उससे सी लेवल राइज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, एंटायर प्लेनेट जो है वो यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, स्टॉर्म सर्जिस, ग्लेशियल मेल्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे, ट्रॉपिक्स में भी ओशन सर्कुलेशन, ये हो गया। अगेन उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था जब यहाँ पे परमाफ्रोस्ट थो होता है पोलर और सब पोलर रीजन्स में, पोलर आइस के बारे में पूछा गया ना, तो वो जब होता है तो उससे क्या होता है, गैसेस वगैरह तो निकलती है, उससे क्या होता है, दिस थोइंग ऑल्सो डी एस्टेबलाइजेज द लैंड, जो लैंड होता है ना वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते हैं। अगला हमने आपको पढ़ाया था ग्रीनलैंड के बारे में ही, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आइस मेल्ट हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि शेप हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे बेसिकली रिदमिक बैक एंड फोर्थ
स्लोशिंग ऑफ वाटर, पानी जो है वो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर मास है वो यहाँ से पोलर रीजन में से, अब जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, अगर पानी वहाँ से मेल्ट होके मोस्टली जाएगा तो वो इक्वेटर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर वो पानी बन रहा है तो ठीक है, उसमें से वो इक्वेटर की तरफ चलेगा, मूव होगा, टेंडेंसी होगी उधर मूव होने की, ठीक है। फिर यहाँ पे जब वो लैंड मास चेंज होगा, जो वाटर मास है बेसिकली जो चेंज होगा, तो अर्थ की रोटेशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मास सी लेवल राइज हो रहा है और बहुत ज्यादा पानी इधर से उधर हो रहा है, वॉल्यूम इधर से उधर हो रही है मेल्ट होने की वजह से, तो वो वहां पे जा रहा है। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो सही है, स्टेटमेंट 3 है जो वो सही है कि आइस मेल्ट की वजह से यहाँ पे ठीक है पानी तो जाएगा ही, इक्वेटर की तरफ टेंड होगा उधर, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है अभी। उसके बाद साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन दी अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस, वो मैंने आपको बताया कि एंटायर जो प्लेनेट है वो इससे इंपैक्ट हो रहा है। अगेन यहाँ पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली। अगला है इससे नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये तो काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने और टीचर्स ने दिया है। ये किस बारे में है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्या ग्लोबल डिस्कशन है यहाँ पे बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, क्या ये कार्बन मार्केट से रिलेटेड है और क्या ये इंटर कंट्री जो नॉन मार्केट स्ट्रेटेजीज है उस पर काम करता है कार्बन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे सीधा दिया गया था गोल्ड माइन के पेज नंबर 20 पे आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट किस बारे में है? वो एमिशंस के बारे में है जो ऊपर दिया गया है, क्लाइमेट इक्विटी के बारे में है, कार्बन जो मार्केट रूल्स है उसके बारे में है, और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में वो यहाँ पे इन चीज़ों को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सारा ही ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन अगर आपको बेसिक्स पता है उसके तो आप इसको सीधा सोल्व कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च दी, किसने यहाँ पे नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंशियल हब एशिया और पैसिफिक के लिए किए हैं। आपको यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से ऐसे बैंक है जो नेचर से रिलेटेड काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे व्हाट आर दी 5 की ऑपरेशनल एरियाज ऑफ एडीबीज पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, एडीबी के क्या 5 कोर एरियाज हैं, जिसमें से एक एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है। तो यार सीधा सीधा यहाँ से डायरेक्टली कि हाँ एडीबी क्या क्या करता है पता है, बात खत्म, क्वेश्चन सोल्व। उसके बाद है यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन राजेंद्र चोला के ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इस बार हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बड़े इजी थे, सीधा मार्क कर दो और सोल्व हो जाएंगे। लेकिन हमने खेला है टफेस्ट के ऊपर, कुछ इजी भी आए हैं लेकिन मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन है वो टफेस्ट है जो हमने आपको बताए। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं जो किंगडम ऑफ श्रीविजय है, पावरफुल मैरीटाइम स्टेट है वो, ठीक है, मलाया पेनिनसुला बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है। तो कौन से रूलर जो है वो यहाँ पे उन्होंने ये सारे कैंपेन्स चलाए थे। गोल्ड माइन पेज नंबर 12 अक्रॉस एशिया इन्फ्लुएंस जिन्होंने किया था वो थे राजेंद्र चोला 1। गोल्ड माइन का हिस्ट्री फास्ट रिवीजन, उसमें हमने बताया था कहावानु कॉइन्स और उत्तिरामेरूर जो इंस्क्रिप्शन है उसकी वजह से ये क्वेश्चन आया है बेसिकली। यहाँ पे भी पूरा बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया में पूरा राजेंद्र चोला 1 जो थे उन्होंने किया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो राजेंद्र चोला है उनकी जो मिलिट्री है वो यहाँ पे श्रीविजय किंगडम और इन सब के ऊपर, और उत्तिरामेरूर जो इंस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन था। तो वो पूरा इजी था, बताया था सारा, ठीक है। नाउ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनमें से कौन से यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अब क्या हमें पता था इस पर भी क्वेश्चन आने वाला है? डेफिनेटली पता था। देखिए आंसर है इसका बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, बट इसके ऊपर भी अब ये भी अगेन यूपीएससी के पास चला गया। यूपीएससी के पाले में है ये बोल कि वो क्या इसको बताएगा क्या ठीक है। अब इसका जो सभी ठीक आंसर बता रहे हैं वो है ओनली 2, और वो लगता भी है ओनली 2, क्योंकि बॉन्ड्स और स्टॉक्स जो है वो यहाँ पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। हमने आपको बताया था की टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे, इक्विटी वाले, शेयर वाले, मतलब हमारे स्टॉक्स बेसिकली जो हो गए, और जो सारे बॉन्ड्स होते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह वो सब हो गए। ये दोनों तो ट्रेडिशनल है, इनका तो हमें पता था। हमने ऑल्टरनेटिव में भी यहाँ पे कुछ कवरेज की थी कि ऑल्टरनेटिव जो AIF होते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो फंड्स होते हैं हमारे या मिसलेनियस होते हैं, REIT और इन्वाइटीज के बारे में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है उनके तो हमने बता दिया, ठीक है, लेकिन जो AIF है उसको हमने पूरा ढंग से डिटेल में ओपन तो नहीं किया, थोड़े बताए REIT इन्वाइटी, क्योंकि यार कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की बताने की। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रही है ना कि जो हेज फंड है और वेंचर कैपिटल है वो तो ठीक है ऑल्टरनेटिव में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं जो ऑल्टरनेटिव में आते हैं, कुछ ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। तो अब वो इसका आंसर क्या बताएंगे, ओनली 1 या ओनली 2, वो टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हमने पूरा पढ़ाया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, सारा यहाँ पे डेरिवेटिव्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपके सामने। अगला क्वेश्चन है
अगर आपको सिर्फ 2 पता है तो आपको सब पता है और ये सभी ने सोल्व कर ही लिया होगा। देखिए हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे नेशनल क्रिटिकल जो हमारा मिशन है उसके बारे में कि वो किस लिए बनाया गया है। वो यहाँ पे बेसिकली पार्टनरशिप करी गई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जैसे काबिल वाली पार्टनरशिप है मिनरल्स के लिए, और उसके बाद फिर जाम्बिया से जो है कोबाल्ट कॉपर को लेके है। इस तरीके से DRC के साथ क्या है, तंजानिया के साथ क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया में सारे जो मिनरल्स हैं वो अबंडेंटली जो हमें रिक्वायरमेंट है अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई ये मिशन बनाया गया है। सप्लाई चेन की पूरी बात ही हो रही थी कि यार यहाँ पे कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी सप्लाई चेन में इशू हो रहे हैं। US, EU, इंडिया और हमारे यहाँ पे जापान वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है चाइना की वजह से। स्टेटमेंट 2 तो गलत है, ये कह रही है कि यहाँ पे अबंडेंट में है, अब वो तो नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 जिसमें वो सारे गलत हो गए। C इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन ये पार्लियामेंट इन 2023 वाला हमारे सॉल्यूशन में भी कवर्ड था, वैसे भी कवर्ड था कि सेंटर को यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑक्शन करने की अथॉरिटी है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहाँ पे कि स्टेट यहाँ पे रॉयल्टीज ले सकते हैं, लेकिन सेंटर के पास ओवर राइडिंग अथॉरिटी होगी रेगुलेशन की MMRDA के अंदर। तो ये भी हमारा सेकेंड भी ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन सोल्व डायरेक्टली। अगला है यहाँ पे इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अगर रिटर्न्स के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनका ये टॉपिक था। उन्होंने क्या किया यहाँ पे चेंज कर दिया, उनको सिंपली बॉन्ड होल्डर्स बोला, और जो यहाँ पे इन्वेस्ट जिन कंपनियों में किया जाता है उनको सिंपली सीधा स्टॉक होल्डर बोले। लेकिन कैसे डायरेक्टली है वो देखते हैं। एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उनको रिलेटिवली सेफर माना जाता है, उनका रिस्क कम होता है। ठीक है, बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो लेंडर होते हैं, वो लैंड करते हैं कंपनी को, लोन देते हैं, पैसा देते हैं। स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं जिनके पास वो स्टॉक हैं जो वो दे रहे हैं लेंडर्स को, वो ओनर्स होते हैं। ठीक है, सभी ने सोल्व कर ही लिया होगा, बट फिर भी फॉर रिपेमेंट पर्पजेज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। तो यहाँ पे हमारी जो सारी ही स्टेटमेंट है वो बेसिकली करेक्ट है। पढ़ते हैं डेट मार्केट के ऊपर और कमर्शियल बोरोइंग्स के ऊपर ये क्वेश्चन था, सीधा बताया गया था। डेट मार्केट्स आर फाइनेंशियल मार्केट्स वेयर डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, बॉन्ड होल्डर जो होते हैं जो बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल आर कमर्शियल पेपर्स आर इशूड एंड ट्रेडेड। वो इशूड किए जाते हैं और उनको ट्रेड किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे ट्रेड इसलिए किया जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, नाम में ही इन्वेस्टर है यार, वैसे भी पता ही है हमें, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं इंडियन डेट मार्केट में विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूअर रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टमेंट। सबसे ऊपर की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि वो जनरली काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं, लोअर रिस्क में होते हैं। अगेन क्यों होते हैं वो लोअर रिस्क में? FPIs अंडर VRR इंजॉय करते हैं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बाइंग एंड सेलिंग और मैनेज करना, प्रायोरिटी एलोकेशन उनको दी जाती है, प्रायोरिटी एक्सेस उनको दी जाती है। ठीक है, उनको हाई यील्डिंग इंडियन डेट इंस्ट्रूमेंट में वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, पढ़ाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, होल्डिंग सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक बॉन्ड होल्ड तो करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, लेकिन वो कंपनी को ओन नहीं करते, डायरेक्ट कंट्रोल उनका कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं होते, वरना वो फिर वो FDI की तरफ जाने लग जाएंगे। तो सारी ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो कम रिस्क में है। ठीक है, वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, वो भी बता दिया, और उनको यहाँ पे प्रायोरिटाइज भी किया जाता है, वो भी आपको बता दिया। ठीक है, ये प्रायोरिटी एलोकेशंस वगैरह जो होती हैं। देन उसके बाद है सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? बेसिकली जो आपकी जो सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, अगर उसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है और जो नया रॉ मटेरियल है उसको यूज़ ना करके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम एमिशन किए जा सकते हैं उसके बारे में, तो क्या सर्कुलर इकोनॉमी यहाँ पे एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करती है? क्या सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करती है यहाँ पे रॉ मटेरियल इनपुट को? और क्या वो यहाँ पे वेस्टेज को रोकती है इकोनॉमी में? ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ाया था पूरा। ठीक है, लेस एनर्जी लगती है, प्रोड्यूसेस फार फ्यूअर एमिशंस, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गई एमिशन वाली। उससे अगला है यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी के एग्जांपल दिए गए थे, रिड्यूसिंग एनर्जी यूज एंड कार्बन एमिशंस कंपेयर टू प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम रो और रो चीज़ों को ना यूज़ करके और यहाँ पे उसी को रीयूज़ किया जाता है, तो ये भी करेक्ट हो गई। उसके बाद है यहाँ पे मिनिमाइज करता है प्लास्टिक वेस्ट को और कंजर्विंग पेट्रोलियम रिसोर्सेज, हर तरीके के ही रिसोर्सेज को बेसिकली वेस्टेज को रोकता है। एग्जाम्पल प्लास्टिक वाला भी दिया गया है, तो तीनों ही करेक्टेड डायरेक्ट यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। कैपिटल रिसिप्ट और बोरोइंग्स
बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, कैपिटल बजट के बारे में क्वेश्चन है। तो दो रिसिप्ट होती हैं प्राइमरीली, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो होती है इनकम वगैरह जो होती है, जो रेवेन्यू आता है सरकार के पास, और कैपिटल में होता है लोन लेना और खर्चा करना, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट जो रिसीव होता है लोन्स पे, वो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी होता है। क्या इंटरेस्ट कभी लाइबिलिटी होता है? वो तो यहाँ पे इनकम होती है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड जिसमें है वो सारे ऑप्शन ही गलत है। अपने आप ही 1 and 2 निकल के आ गया। बट क्या हमने इसको कवर किया था, कैपिटल रिसिप्ट को और रेवेन्यू वाली रिसिप्ट को? रेवेन्यू रिसिप्ट भी कवर थी, कैपिटल रिसिप्ट भी कवर थी। कैपिटल रिसिप्ट लाइक लोन्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पहली दो स्टेटमेंट्स को। कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कोज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। लाइबिलिटी क्रिएट होती है क्योंकि लोन्स होते हैं उसके अंदर। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स, अगेन लोन होते हैं, अभी बताया। अब क्या ये वर्ड टू वर्ड भी हो सकता है हमारे कंटेंट में, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह? ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 17 का पेज नंबर 13 क्या बोलता है यहाँ पे? रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है, जो थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें इंटरेस्ट भी होता है सरकार का, वो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है? इनकम होती है, ठीक है, इनकम में काउंट होता है। इट डील्स विद कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल बजट की बात हो रही है, वो किस बारे में बात करता है? लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स एंड स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट क्रिएशन। तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ से निकल के आ गया। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड तो वैसे ही गलत है। अगला है यहाँ पे हमारे सामने डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, या होते हैं इक्वेटोरियल या पोलर रीजन में ज़्यादा होते हैं, या सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा होते हैं। दूसरा है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। हमने आपको ITCZ पढ़ाया था कई बार, इंटर ट्रॉपिकल जो हमारा कन्वर्जेंस जोन है वो पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए सन शाइन करती है इक्वेटर के ऊपर, हीट करती है एयर को, उसके बाद यहाँ पे एक कन्वेक्शन बनता है, यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर जोन कहाँ पे क्रिएट हुआ? इक्वेटर पे हुआ। तो इक्वेटर पे तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा नहीं हो सकते। कहाँ पे होंगे डस्ट? जब जितनी ज़्यादा तेज एयर होगी, जितना प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा पार्टिकल होंगे। आगे देखते हैं इसी में। राइजिंग एयर मूव करती है फिर ट्रोपोस्फेयर के टॉप की तरफ, और फिर उसके बाद वो जाती है पोल्स की तरफ, और देन उसके बाद एट अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ विच इज़ अ सब ट्रॉपिकल जोन, जो यहाँ पे बताया गया है, वो बनाती है सब ट्रॉपिकल जोन, जो कि एक हाई प्रेशर बेल्ट होती है। इक्वेटर पे था लो प्रेशर, यहाँ पे है हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल है। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल, ये तो करेक्ट है क्योंकि वो वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन गई है सब ट्रॉपिकल में, डस्ट वहाँ पे ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में। अगला है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। तो यहाँ पे आगे क्या कहता है? एयर फ्रॉम दीज हाई प्रेशर जोन्स फ्लोज बैक टू द इक्वेटर एज ट्रेड विंड्स। फिर वो यहाँ पे क्या करती है? ट्रेड विंड्स जो के तौर पे वो इक्वेटर की तरफ जाने लगती है। जो सब ट्रॉपिकल एरियाज है उन्हीं में इक्वेटर की तरफ वो यहाँ पे बढ़ने लगती है। जब वो इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी तो वो फिर से गर्म होगी, जब गर्म होगी तो वो यहाँ पे ड्राई होगी। सब ट्रॉपिकल जो विंड्स होती हैं वो ड्राई भी होती है, मोस्ट भी होती है, लेकिन जब वो यहाँ पे इक्वेटर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी सब ट्रॉपिकल में, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो यहाँ पे उनकी ड्राई होगी। वो ड्राई विंड कम नहीं होती, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट हमारा जो सी है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। लेस नहीं होती, ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला अगेन पूरा अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तभी आप इसको पढ़ा, तो ये सभी ने होगा, सोल्व कितनों ने किया होगा उसके ऊपर डाउट है। अगला है यहाँ पे इन जनवरी मीन्स इन द विंटर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बैंड्स। वो आइसोथर्म वाला लास्ट ईयर भी आया था, वो आपको पता ही है, ठीक है। आइसोथर्म बैंड करते हैं इक्वेटर की तरफ जब वो लैंड पे से निकलते हैं। मतलब कि क्या इसका मतलब वो क्या? आइसोथर्म हमेशा उल्टा चलता है, जहाँ पे गर्मी होगी तो वो यहाँ पे बेसिकली अगर हीट होगी तो वो क्या होगा? जो पोलर रीजन है उसकी तरफ, जो पोल वार्ड है पोल की तरफ जाएगा, और जहाँ पे ठंड होगी वहाँ पे वो कहाँ जाएगा? इक्वेटर वार्ड, ठीक है। अब देखते हैं इन जनवरी मीन्स इन विंटर्स द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन ओवर द लैंडमास इन द नदर्न हेमिस्फेयर। तो हमने ये बताया था, नदर्न हेमिस्फेयर पूरा पढ़ाया था, मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह हमने बताया था। जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है, ओशन वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, ठीक है। अब अगर वो वार्म है तो सीधी सी बात है यहाँ पे देन ओवर द लैंडमास इन दी, तो ये तो
करेक्ट हो गया हमारा, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। फिर हमने यहीं पे ये भी बताया था लैंड सी कंट्रास्ट बन जाता है, मतलब कि क्या होता है जब कंट्रास्ट बन जाता है टेम्परेचर का, कि जो लैंड है, जो सी है वो गर्म हो गई है, जो ओशन है वो गर्म हो गए हैं, और जो लैंड है वो फिर यहाँ पे विंटर्स का क्योंकि टाइम है, बात हो जनवरी की हो रही है, तो वो ठंडा हो जाता है। अब जब वो ठंडा हो जाएगा लैंड मास यहाँ पे जो बताया गया है, तो आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट ये है कि वो फिर यहाँ पे, अब आइसोथर्म हमने कवर नहीं किया है सीधा सीधा, ठीक है, और वो कवर इसलिए नहीं किया कि वो सामने ही था इसी टॉपिक में, क्योंकि वो यार लास्ट ईयर भी था, और जब 300 to 400 पेजेस का ही कंटेंट बनाना होता है ना, तो हर चीज़ बड़ा लिमिट में लेके चलना पड़ता है। तो लास्ट ईयर था तो सोचा यार इस बार दोबारा आइसोथर्म पे शायद ना पूछे, लेकिन आइसोथर्म का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अब हमें पता चल गया लैंड जो है वो यहाँ पे ठंडा है और ओशंस गर्म है, तो ओशंस के ऊपर से जब वो निकलेगा तो फिर वो क्योंकि उल्टा चलता है तो वो पोल्स की तरफ चलेगा, और लैंड मास पे से वो जाएगा यहाँ पे इक्वेटर्स की तरफ। अगेन दोबारा से पूरा टफ क्वेश्चंस था और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस था। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस अ पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, कवर किया था क्या गोल्ड माइन 7 में, पेज नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन आया था, एक आर्टिकल था यूएस से रिलेटेड कि कैसे यहाँ पे जो वियतनाम वॉर हुई थी उसमें प्रोलोंग किया गया था मॉनसून को, वो सारी चीज़ें जिसको सिल्वर बुलेट कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड जो है, आयोडाइड जो होती है जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, वो यूज़ यहाँ पे की जाती है। तो सिल्वर आयोडाइड का तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सिल्वर आयोडाइड तो दो जगह है, और बाकी का जो ऑप्शन है उसमें पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब चलते हैं इसी के हमारा गोल्ड माइन नंबर सोल्यूशन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 21 पे, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, उसको यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर डाला जाता है। इसीलिए कहता हूँ हमेशा प्लीज गो विद द मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट वाला कोर्स होता है उसकी तरफ जाइए ताकि क्लैरिटी ज़्यादा बढ़े, है ना। तो ये हो गया हमारा करेक्ट सीधा सीधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये एक पार्शियल क्वेश्चन है, लोकपाल वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रे एरियाज है वो हमने अच्छे से कवर किए थे, ये देखते हैं। लोकपाल जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड प्राइम मिनिस्टर विद सेफगार्ड्स। प्राइम मिनिस्टर के साथ जब करता है तो कुछ सेफगार्ड होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स पे वो सभी पे लागू होता है, वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया आपको कि वहाँ पे कोई सेफगार्ड होता है नहीं होता। अब देखिए, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। तो ये सेकेंड जो है वो गलत हो गई, ठीक है। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कर सकता है, अभी बताया आपको, तो ये भी गलत हो गई। तो दो स्टेटमेंट तो सीधी सीधी यहां से सोल्व हो गई। अगला जो है वो यहां पे एक तरीके से, इसीलिए इसको पार्शियल क्वेश्चन पूछा है, ये वाली दोनों यहां पे कवर्ड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या टेलीविजन स्क्रीन्स में या कंप्यूटर मॉनिटर्स में बेसिकली डिस्प्लेज में यूज होते हैं क्या? दूसरा है, क्या उसमें फोस्फोरोसेंट जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ग्लो करने वाली, चमकने वाली प्रॉपर्टी होती है क्या? अब देखिए, अगर वो टेलीविजन डिस्प्ले में यूज होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज फिर होती ही होगी, इसीलिए वो यूज होता है। तो यहाँ पे हमने आपको अगेन वही जो सर्कुलर इकोनॉमी वाला है उसमें पढ़ाया था कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, इन सभी अप्लायंसेज में यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो यूज होता है। और ये कम से कम 10 बार अलग अलग जगह पे बताया गया था कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो यूज होते हैं लैपटॉप्स वगैरह में, इन सभी डिवाइसेस में, इनकी डिस्प्लेज में, ठीक है। और होते हैं इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पे ग्लो करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो पावर टू पार्डन है उसके ऊपर है, ठीक है। देखिए, दो स्टेटमेंट दी गई है, ओनली वन करेक्ट है, दूसरी जो है वो गलत है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, आर्टिकल 74 हमारा क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट करते हैं पूरा एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेसिस पे, ठीक है ना। ग्रे एरिया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से अगर हम इसको याद रख सकते हैं तो हमें पता रहता है कि यार नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, पार्लियामेंट के उसी बेसिस पे पूरा चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पे पूरा चलता है। सेकेंड तो हो गया गलत। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। क्या ये कवर्ड था? डायरेक्टली कवर्ड नहीं था, बट जुडिशियल रिव्यू पूरा हमने पढ़ाया था और उसमें हमने बताया था कि इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड बाय द टर्म जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो यहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं ना, लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके हेड प्रेसिडेंट ही है और उनके ऊपर ये लागू होता है। तो मैं इसको पार्शियल ही कहूँगा क्योंकि पूरा तो डायरेक्ट ये नहीं है सीधा सीधा। बट एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज द लॉ ऑफ रेमिशन ऑफ सेंटेंसेज इन इंडिया?
क्वेश्चन तो ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा घुमा लिया। अब जब हम सेम ग्राउंड पे है एग्जामिनर के साथ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही वहाँ पे ला देंगे, है ना। व्हाट इज़ द लॉ ऑन रेमिशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंडिया, ये टॉपिक कवर किया गया था। जो पावर टू पार्डन है ना, रिप्रीव और रेमिशन, वो कवर की गई थी, आर्टिकल्स के साथ की गई थी। ये लगा था कि शायद आर्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सीधा डायरेक्ट आर्टिकल पूछेंगे तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, बट डायरेक्टली वो सोल्व नहीं हो रहा फिर उस तरीके से। तो लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू काफ़ी सारे एक्शंस पे लगता है, तो उस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन था, मजाक वाला क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड द नेचर रेस्टोरेशन लॉ। सीधा बताया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे ये लागू किया गया है और इंडिया भी उससे सीख सकता है, तो यूरोपियन यूनियन इज द डायरेक्ट करेक्ट आंसर। अगला है यहाँ पे एक और पार्शियल क्वेश्चन है, ये भी इसमें बात की जा रही है यहाँ पे क्ले के बारे में, जो बेसिकली जो कॉम्पैक्शन होता है ना सॉइल का, सैंड कॉम्पैक्शन जो होता है, उसके बारे में ये पूरा क्वेश्चन है। एक्चुअल में हमने यहाँ पे आपको बताया था गोल्ड माइन के बैच 1 में कि भाई जो यहाँ पे हमारी जो क्ले होती है वो यहाँ पे लेस परमिएबल होती है। उसमें पोरस तो वो होती है बट वो लेस परमिएबल होती है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ये, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक इज नोन एज अ वेरी परमिएबल रॉक, वेयर एज क्ले इज नोन एज क्वाइट एन इम्परमिएबल, काफ़ी लेस परमिएबल मानी जाती है। चॉक के बारे में अगर आपको पता है तो आप पूरा क्वेश्चन ये सोल्व कर ले जाओगे। अगला है स्टेटमेंट नंबर 3, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, तो आपको बताया कि वो लेस परमेबल होती है, वो पोरस होती है, उसमें पोर्स होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 तो हो गई पूरी तरीके से गलत, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, हमने इसको पूरी तरीके से इन डेप्थ कवर नहीं किया था। ये वाला हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन थोड़ा छूट ही गया। अगला है द वर्ल्ड बैंक वॉन्ट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे ये रूटीनली एक्सीड कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इम्प्लीकेशन इस रिपोर्ट की। अगेन इसका आंसर यूपीएससी ही बताएगा क्या करेक्ट है, ठीक है। उनकी मर्जी, वो क्या चाहते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में, सीधा बताया गया था की फाइंडिंग्स क्या है ग्लोबल स्टडी की। यहाँ पे इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया विद लेस देन 20% फंक्शनल इकोसिस्टम इंटीग्रिटी। Under 2 degree Celsius warming by 2100, India will be the third most vulnerable country to one of the first, है ना, third most vulnerable country to the sea level rise का भी पूरा बताया था। India will have the largest population to exposed to मीन एनुअल टेम्परेचर अबाउट 29 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री तो बहुत ज़्यादा होता है, 29 वाले बताया था कि उसको वो होगा वहाँ पे, ठीक है। फिर वेट बल्ब टेम्परेचर का पूरा बताया था कि अप्रोक्स 200 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो वेट बल्ब टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा सीवियरली हार्म होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई थी। चाइना का भी बताया था कि चाइना भी कैसे वल्नरेबल है और इंडिया कैसे वल्नरेबल है, सारी चीज़ें बताई थी आपको यहाँ पे। तो ये तो हो गया ठीक कि सर्वाइवल जो है एनिमल का इस वेट बल्ब टेम्परेचर के चलते हुए वो यहाँ पे एनिमल्स का और ह्यूमंस का वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 तो है करेक्ट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रोट्स। यार देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, सी लेवल राइज होता है। सी लेवल राइज हमने यहाँ पे इसमें पढ़ाया भी था, ये रहा यहाँ पे आपका इंडिया विल बी द थर्ड, ठीक है। सी लेवल राइज का भी यहाँ पे था ना, इसी के अंदर पॉपुलेशन एक्सपोज करके ये हो गया। चलिए ठीक है, जो भी है सी लेवल राइज का इसमें हमने बताया, तो वो होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है पूरा ही पढ़ाया था। सी लेवल राइज होगा तो उससे क्या क्या होगा, हमारी सिटीज़ कैसे वल्नरेबल है, पूरा केरला वाला भी बताया था, केरला कैसे वल्नरेबल है, मुंबई कैसे वल्नरेबल है, आंध्र प्रदेश कैसे वल्नरेबल है। तो सीधी सी बात है, अब वो इसको इसमें काउंट करेंगे या नहीं करेंगे वो टोटली इनकी मर्जी है। इम्प्लीकेशन उन्होंने पूछा है, इम्प्लीकेशन तो ग्लोबल वार्मिंग की यही होती है कि यार सीधा जाके जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो सी लेवल राइज होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा और उसकी वजह से हमारा पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि वो पूरा का पूरा कोस्ट के ऊपर बसा हुआ है, हमारा पूरा जो पानी से घिरा हुआ है, तो वो वल्नरेबल है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो आंसर है वैसे वो बोथ 1 और 2 होना चाहिए। कुछ लोग इसको 2 भी बोल रहे हैं, बट 1 और 2 होना चाहिए, बट डायरेक्टली सीधी पूरी रिपोर्ट हमारे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है इसके बाद यहाँ पे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
अब इसमें देखते हैं कि क्या ये 1 करोड़ सोलर रूफटॉप टारगेट कर रहा है और क्या इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया जा रहा है, ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें। ये देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, गोल्ड माइन, ये सॉल्यूशन नहीं, ये सॉरी ये गलत मेंशन है, कुछ ऐसे गलत मेंशन हो सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट होता प्लीज़ बता देना। ये डायरेक्टली यहाँ पे सीधा दिया गया था कि यार 1 करोड़ यहाँ पे हाउस होल्ड की बात हो रही है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई ठीक। इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, और जो REC हमारे होते हैं, जो कॉरपोरेशन होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, वो यहाँ पे इसकी नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इसको पूरा वो करेगी, तो सेकंड भी ठीक है। अब थर्ड वाला नहीं था, अब देखिए वही अगेन बात आती है, बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा का पूरा, सूर्य घर जो बिजली योजना है। अब इसमें एग्जैक्टली एक एक चीज़ को कवर कर पाना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। PIB पे था ये पूरा का पूरा, हमने वहीं से कवर किया था, बट क्योंकि लिमिटेड पेजेस होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड कंटेंट हम वहाँ पे लेके आते हैं कि यार किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब जब इतने सारे फैक्चुअल उसमें जाएंगे तो कुछ चीज़ें निकल जाती है, तो ये वाला हमारा पॉइंट रह गया था। देन इसके बाद अगेन एक टफ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। इसमें जो ये वाली स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ये थोड़ी बहुत किसी को पता भी होगी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी ज़्यादा बाद में बनी थी, हमारा जो न्यूक्लियर परीक्षण हुए थे तब बनी थी, और कारगिल जो वॉर हुई थी उससे भी उसकी एसोसिएशन थी, उसके जस्ट पहले वो बनी थी, ठीक है। डाउट है इंटर स्टेट काउंसिल पे और जोनल काउंसिल पे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनके प्रोविजन है बेसिकली। देखिए आर्टिकल नंबर 263, मैंने अभी आपको बोला ना क्वेश्चन सारे आर्टिकल पे थे, आर्टिकल 263 प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी इजी नहीं है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, वो वाला ऑप्शन नहीं है ना कि 1 2 3 2 3 वो करके नहीं दे रखा, वैसा दिया है। अगेन उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243ZD कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो न्यूज़ में था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की उसमें पूरी बात हुई थी हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसको जब हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया तो सीधा सीधा क्वेश्चन को में कन्वर्ट करने का ये फायदा होता है, जोनल काउंसिल्स आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से होती है, ना कि उससे होती है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर है। इसका हमें जनरली सभी को पता ही था, मोस्टली नहीं पता हो तो भी आइडिया लग सकता है, यहाँ पे डाउट था, ये दोनों हमने क्लियर कर दिए पूरे के पूरे। जोनल काउंसिल नहीं होती है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लाई गई थी, तो 1 इज द ओनली आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पार्शियल क्वेश्चन है हमारे यहाँ से, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में, वैल्यूइंग एंड ये फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बना दिया। थर्ड मोस्टली सभी को पता ही होगा, ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है, वैसे ये भी आसान ही है। एक जो यहाँ पे टफ था उसके बारे में देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या ये आता है, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये देखिए पूरा का पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर हमारा कंटेंट था, आर्टिकल 51A के ऊपर, उसमें क्या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, चेरिश नेशनल आइडियल्स, सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, तो सबको कोई क्यों ही पढ़ेगा, बट हमने फिर भी अपने सॉल्यूशन में इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराया था, हमारे सॉल्यूशन नंबर 16 में 6th नंबर पे अगर आप देखेंगे, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज़ कंपोजिट कल्चर, तो यहाँ पे ये हमारा ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है, बट अगेन पार्शियल क्वेश्चन ही मैं इसको बोलूँगा। देन इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन गांधी जी वाला, अनटचेबिलिटी वाला और हरिजन वाला, और ये कब हुआ था, पूना पैक्ट, तो ये हमने हमारे कवर किया था ओपन सीक्रेट कोर्स में हिस्ट्री का इसी साल का, उसमें डायरेक्टली दिया गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल्स, ठीक है ना, वो उसमें बात हो रही है पूना पैक्ट के से रिलेटेड, महात्मा गांधी की एंड जो हमारे अम्बेडकर है उनकी, तो पूना पैक्ट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन पूरा यहीं से आया सीधा, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर पूछा गया है। पूछा गया है इनमें से कौन से यहाँ पे अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल के तौर पे जाने जाते हैं। ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन क्या होती है, गोल्ड माइन 28 पेज नंबर 23, ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल व्हीकल इंजन्स, जो पावर ट्रेन या इंजन जो ट्रेडिशनल होते हैं उनके अलावा बाकी के सारे जो होते हैं, मतलब जो फ्यूल इंजन होते हैं, जो फ्यूल इंजन मतलब सॉरी जो पेट्रोल जो गैसोलीन या डीजल इंजन्स होते हैं उनके अलावा, तो सीधा ही आंसर निकल गया वैसे तो, लेकिन सीधा सीधा क्या कवर किया गया था, देखिए किस तरीके से डायरेक्ट होता है। वाई आर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इंपॉर्टेंट फॉर स्पेस एंड यहाँ पे सोसाइटी,
क्या बेनिफिट होते हैं वो हमने पूरा कवर किया था, उसमें पूरा बताया गया था। ऑल्टरनेटिव होते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल फ्यूल, जो ट्रेडिशनल जो व्हीकल होते हैं उनका ऑल्टरनेटिव हमारे लिए क्रिएट करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले, तो ये तो हो गया करेक्ट। फुल बैटरी जो है वो भी जो ट्रेडिशनल इंजन है उससे अलग होती है, और जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो हाइब्रिड व्हीकल है, वो भी उनसे अलग होते हैं। वो सारी चीज़ें अगेन यहाँ पे कवर की गई थी पूरी फ्यूल सेल के ऊपर, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी थे जिसमें डायरेक्टली बताया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बोत्सवाना, चिली एंड इंडोनेशिया, और ये नहीं पूछा कि नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कंट्री, पूछा गया है रिसोर्स रिच, अगर ये है तो कवर किया गया था सीधा सीधा गोल्ड माइन के फाइनल रिवीजन के पेज नंबर 24 पे। चिली क्या है, किससे रिलेटेड है, यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ लिथियम, तो ये तो करेक्ट हो गया, लिथियम और चिली वाला। दूसरा, बोत्सवाना रैंक फर्स्ट करता है डायमंड वैल्यू में। वैसे डायमंड में नंबर 1 जो है वो रशिया है, बट जो उसकी जो काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन है बोत्सवाना में वो होती है, और वो यहाँ पे डायमंड वैल्यू में सबसे टॉप पे है, और वो सेकंड नंबर पे आता है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। इंडोनेशिया और निकल वाला, हमारे हॉरिजॉन्टल पीडीएफ जो था लास्ट मई का ओपन सीक्रेट वाला, उसमें हमने बताया गया था इंडोनेशिया, हमारे द्वारा बताया गया था इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स टॉप निकल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो ये भी हो गया। तो पूरा का पूरा ऑल 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया गया है, प्लास्टिक के ऊपर आई थिंक जितना हमने पढ़ाया है किसी ने नहीं पढ़ाया, पूरा का पूरा सीधा सीधा सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सीधा वो प्रोडक्ट्स के ऊपर चले गए, ठीक है। हमने क्या किया, पूरी थीम को कवर किया, सिगरेट बट्स, आई ग्लास, कार टायर्स। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑटोमोटिव पार्ट्स में प्लास्टिक यूज़ होते हैं, तो कार टायर्स हो गए, ठीक है ना, मोस्टली सारे में ही होते हैं। सिंथेटिक रबर होती है वो जो होती है वो सारा पढ़ाया गया था, सिंथेटिक रबर वगैरह। फोम प्रोडक्ट, मतलब कि जो सिगरेट बट्स होते हैं फोम के, वो भी यहाँ से होते हैं। तो आइडिया लगा के काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आपको याद है कि यार फोम में यूज़ होता है और ग्लासेस में तो आजकल यूज़ होता ही है, वो तो कॉमन सा ही है। इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। और कार टायर्स ऑटोमोटिव पार्ट का हमने बताया था, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बिल्कुल वर्बेटिम था, लेकिन प्लास्टिक काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था और उसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एंडेस माउंटेन कहाँ से क्रॉस होता है। एंडेस माउंटेन यहाँ से जो क्रॉस होता है वो बताते हैं। ओनली टोटल 4 कंट्रीज़ है। एंडेस माउंटेन हमने कवर किया था गोल्ड माइन के कंडेंस में, इस बार कोलंबिया का तो था ही मेंशन, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट ईयर का था, 2-3-4 क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं कि जो लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में से थे, जो यूपीएससी ने भी लास्ट ईयर से पूछे हैं, और हमारे लास्ट सिर्फ मई में हमने जो पढ़ाए थे, उससे पिछले वाले में हम ज़्यादा नहीं जा रहे, जो अप्रैल मई में हमने पढ़ाए थे उसके हम ले रहे हैं ओपन सीक्रेट के बिहाफ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ाया था पूरा जो एंडेस माउंटेन है वो कहाँ से निकलता है, तो वो हो गया आपका वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, पूरा डायरेक्ट यहाँ पे सीधा सीधा ये भी दिया गया था। और क्योंकि काफ़ी सारे हमारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, अप्रोक्स 70-80% हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ओपन सीक्रेट से अटैच्ड है, जो लास्ट ईयर के ओपन सीक्रेट में भी थे, दैट्स वाई वी आर काउंटिंग दिस क्वेश्चन हेयर, ओके। और ये हम गोल्ड माइन में काउंट इसको नहीं कर रहे, गोल्ड माइन में वो पार्शियल ही रहेगा। नाउ बात करते हैं गगन के ऊपर, जो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। 3 चीज़ें पूछी गई है, क्या ये यहाँ पे एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी के लिए है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, और तीसरा है इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन नॉट इन ट्रांसपोर्टेशन। देखिए गगन को हमने यहाँ पे कवर किया था साइंस 2024 के पेज नंबर 11 पे, ऑलमोस्ट लास्ट पीडीएफ में। गगन सिस्टम क्या करता है, डेवलप्ड बाय इसरो एंड द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के लिए है, एविएशन के लिए है, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, जीपीएस में भी, पूरे जीपीएस में उसकी एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। और लेकिन इस यहाँ पे क्या दिया गया कि वो बाकी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं होगा, जबकि जीपीएस है तो वो हर जगह ही यूज़ होगा, तो यहाँ पे वो ये वाला गलत हो गया, ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के बारे में, सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर का था, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जाके। एनवायरनमेंट के हॉरिजॉन्टल कवरेज में जो बिल्कुल लास्ट मई में प्री से पहले हम देते हैं, उसमें हमने बताया था नॉट काउंटेड इन गोल्ड माइन दो, सीमेंट प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर अराउंड 8% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन। यहाँ पे क्या पूछा गया कि 5% से ऊपर करता है क्या, यस। क्यों करता है, क्योंकि उसमें यहाँ पे जो CO2 रिलीज होती है लाइमस्टोन को जब हीट किया जाता है उसकी वजह से। तो अगेन हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें उस टाइम पे थी, हमने कवर की थी।
प्रीवियस ईयर में जाके क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। यूएवीज के ऊपर क्वेश्चन था, काफ़ी इजी ही था, सबने ही कवर कर लिया। कैसे? एलिमिनेशन टेक्निक से। कुछ क्वेश्चंस तो एटलीस्ट ऐसे थे 10 12 15 क्वेश्चन जो एलिमिनेशन टेक्निक से बिल्कुल ईजिली सोल्व हो गए थे, है ना। ऑल टाइप्स जब लगा देते हैं तो समझ में आ जाता है, और ओनली जब लगा देते हैं तो समझ में आ जाता है। इतना तो सभी को पता है कि जो यूएवी है वो सिर्फ बैटरी से नहीं, फ्यूल से भी चलते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। हमने भी यूएवी पूरा कवर किया था। ये चीज़ें ऑफ कोर्स कवर नहीं की थी, होवरिंग वगैरह वो सब। अब लिमिटेड कंटेंट में क्या क्या कर सकते हैं वो भी देखना पड़ता है। दैट्स वाई इस साल हम पूरी साल इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट के 2 से 3 महीने में जो प्रेपरेशन होती है ना, उससे अब क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कर पाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। यूपीएससी का जो एक सबसे बड़ा टेक अवे इस साल का मेरे को तो मिला है वो ये है कि भाई पूरी साल हमें प्रेपरेशन पे ध्यान देना होगा, हर एक नुआंसेस को पढ़ना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाएंगे जाके नुआंसेस में, ग्रे एरियाज में। तो यहाँ पे बताया था कि वो निकल कैडमियम बैटरी और सिल्वर जिंक बैटरीज को भी यूज़ करता है एज अ सेकेंडरी पावर। तो वो था पार्शियल ही, इसको मान के चलूँगा मैं। यहाँ पे कोई इसमें ना तो हमने ये दिया था ना हमने ये दिया था, सिर्फ ये वाला दिया था कि बैटरी सेकेंडरी पावर के तौर पे यूज़ होती है, प्राइमरी पावर उसकी फ्यूल से होती है। तो पार्शियल ही लेके चलेंगे, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, है ना। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारे जो वर्बेटिम थे वो हो चुके हैं। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पार्शियल दिखा रहा हूँ, या फिर वो दिखा रहा हूँ जो किस तरीके से एग्जामिनर ने क्या किया। डोर्नियर 228 हमने कवर किया था इस साल के हमारे कवरेज में। इस वे में किया था कि क्या डील चल रही है इंडिया की, एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स के, किससे रिलेटेड। हमें लगा था उस पे क्वेश्चन आएगा ड्यू टू जो पाकिस्तान के साथ इशू हुआ था उसकी वजह से। और वो काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में थी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, चाइना की मिसाइल से रिलेटेड, वो सब था। तो लगा उस तरीके से आएगा, नहीं आया बट उस तरीके से। बैच 1 जो हमारा गोल्ड माइन का है उसके सॉल्यूशन में, अब देखिए बैच 1 और बैच 2 में क्या डिफरेंस है। बैच 2 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, बैच 1 लॉन्च हुआ था करीब 7-8 महीने पहले। बैच 1 में टोटल 14 PDFs एक्स्ट्रा थे बैच 2 से, ठीक है, क्योंकि बैच 2 बिल्कुल लास्ट में हुआ था। उसमें हमने लिमिटेड कंटेंट दिया था, क्योंकि सारा कंटेंट लास्ट के 2 महीने में नहीं दिया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे पेट्रोल, और जो ये क्वेश्चन बाकी मैंने इससे पहले के दिखाए वो सारे बैच 2 से ही है। मैं ये भी बता दूं बैच 2 और बैच 3 से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे हमारा C-17 है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पे ये तो हो गया, C-17 जो है ग्लोबमास्टर वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे भी कवर किया गया था C-17 को और C-130 को जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब देखिए ये जो IL-78 है, यहाँ पे बताया था एरियल रिफ्यूलिंग के लिए ये होती है। मैं ये नहीं कह रहा सोल्व हो सकता है, बट आइडिया लगाया जा सकता है IL-76 का कि यार ये कोई सुपर सोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। ये जो IL-76, 78 वगैरह होते हैं ये तो इनका अलग पर्पज़ है। तो उस तरीके से है, पार्शियल ही लेके चलेंगे, कोई ऐसा इसका काउंट हम कर नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है इथेनॉल वाला, यूरिया वाला, कोल गैसिफिकेशन वाला। कोल गैसिफिकेशन हमने पढ़ाया था यार आप सभी को, कोल गैसिफिकेशन के बारे में। ये रहा है यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन। यहाँ पे भी बताया था कोल गैसिफिकेशन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जा रहा है चाइना में मीथेनॉल बनाने के लिए, ठीक है, ये भी था। फिर यूरिया के बारे में भी हमने पढ़ाया था कि यूरिया की एग्जैक्टली कंपोजिशन क्या होती है, कि अगर आप यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको अगर मिक्स करते हैं तो यूरिया बन जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें थी, बट वेरी मच एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए हम इसको ना मान ही नहीं रहे कि ये हमारे यहाँ से आया है, इसका कोई पार्ट भी नहीं मान रहे। अब देखिए होता क्या है, ये कैसा था, आप इस चीज़ को समझना। मिथेनॉल बनता है कोल गैसिफिकेशन से, हमने बता दिया। मिथेनॉल से बनाया जा सकता है इथेनॉल, एक प्रोसेस करके बनता है, बनाया जाता है, कहीं नहीं बनाया जाता, यूज में नहीं है, ये बनाया जा सकता है। आप प्लीज़ पढ़ना इसको नेट पे जाके। यूरिया बनाया जा सकता है यार, कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिक्स करके, कहीं अमोनिया डाल के, कहीं कुछ डाल के क्या बनाया जा सकता है। बहुत ही गलत क्वेश्चन है, यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना, कवरेज हमने तो सारी कर दी, ठीक है, पूरा गोल वो जो हमारा कोल गैसिफिकेशन है वो भी कवर कर दिया, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया, इससे जो ट्रस्ट है ना बच्चों का वो ब्रीच होता है। आप क्या करेंगे, आपने लास्ट ईयर हाइड्रोजेल वाला क्वेश्चन था उसका गलत सॉल्यूशन दिया। हाइड्रोजेल हमने कवर किया था 2024 में, हमने बताया था कि ये वुंड हीलिंग में और ड्रग डिलीवरी में यूज होता है, बाकी का हमने नहीं बताया था। अब वो यूज होता है ल्यूब्रिकेंट में भी, इन सब चीजों में भी। यूपीएससी एग्जामिनर जो उसका रिजल्ट दे रहे हैं, अभी जो आंसर किया है वो बोल रहे हैं कि ये यूज होता है सिर्फ ड्रग डिलीवरी में।
जबकि पूरा इंटरनेट कह रहा है कि वो ल्यूब्रिकेंट्स में भी यूज़ होता है। तो यार अगर आप इतनी ज़्यादा अपने हाथ में कमांड रखेंगे, 20-20 क्वेश्चंस की कमांड अपने हाथ में रखेंगे कि हम डिसाइड करेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन है। अब यार ये इसका क्या लॉजिक है यूरिया का? यहाँ पे देयर इज़ नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं इसका। आप जाके विकिपीडिया से कुछ भी मिक्स करके बना लेंगे, वो चलिए ठीक है, एक अलग बात है, फिर उस तरीके से करना है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार ड्रॉप होंगे। नाउ सेडिशन के ऊपर हमने यहाँ पे पिछले 3-4 साल से लगातार इतना पढ़ाया, ये अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ। सेडिशन के ऊपर हमने इतना पढ़ाया है शायद जितना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। किस किस के ऊपर सेडिशन लगाया हमने सबके ऊपर बताया, गांधी के ऊपर, तिलक के ऊपर, सबके ऊपर हमने बताया, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। इस बार हमने सेडिशन को ड्रॉप कर दिया कि यार ये अभी सेडिशन पे क्वेश्चन शायद नहीं पूछेंगे। पिछले 3-4 साल से हम ये सोच रहे थे कि पूछ क्यों नहीं रहे सेडिशन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह में तो यहाँ पे गांधी जी का कोई अरेस्ट हुआ नहीं था। सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसका भी कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी कोई ऐसा अरेस्ट नहीं हुआ था। द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो लॉन्च पे थोड़ी कोई अरेस्ट हुआ था। पब्लिकली वायलेटिंग सोल्ट लॉ एट दांडी पे उनका अरेस्ट हुआ था, हमने इसी बार ये कवर किया था, सिर्फ वर्ड सेडिशन इसमें नहीं डाला। देखिए अ हार्श पुलिस क्रैकडाउन फॉलोड एंड थाउजेंड्स इंक्लूडिंग गांधी वर अरेस्टेड। तो अगर किसी को कुछ ऐसा याद रहा होगा, सोल्व कर लिया होगा तो कर लिया होगा, वरना नहीं। बट बात ये हो रही है कि ये मतलब सेडिशन इतनी बार पढ़ाने के बाद और फिर ये हुआ। अब देखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार। यार हम पढ़ा के थक गए इसको। 3 साल 2022, 23, 24 में हमने इसको लगातार पढ़ाया। फिर लगा कि यार हो सकता है कि अभी जो रूलिंग पार्टी है उसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन में भी ना आए। बट यूपीएससी इज यूपीएससी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पूरा पेरियार के बारे में पढ़ाया था 2022 का, 2023-24 में पूरा पढ़ाया था पेरियार की सेल्फ मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट लीग और मूवमेंट के बारे में। हमारे एक्सपीडिशन में भी था। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं ये सारे के सारे मोस्टली 98% सारे गोल्ड माइन में से दिखाए हैं, कुछ ओपन सीक्रेट में से हैं, 2% क्वेश्चन मान लीजिए। ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चन है जो हमारे स्टैटिक कोर्स में से हैं, एक्सपीडिशन में से। बट हमने आपको क्या दिखाया, कोचिंग वाले क्या करेंगे, 2 साल का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें से भी सारा उठाएंगे, पूरी साल की पीटी में से भी उठाएंगे और उसको दिखाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे न्यू एज टीचर्स हैं जो पूरी साल पढ़ा रहे हैं, 3-3, 4-4 हज़ार पेजेस का कंटेंट दे रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं जो मन में आ रहा है। उसमें से फिर जो क्वेश्चन आ गए 20, 30, 40 वो दिखा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन, इतना सारा जो कंटेंट होता है 3-4 हज़ार पेज का, क्या उसको रैंडम कंटेंट को लास्ट में पढ़ा जा सकता है? प्लीज़ मेरे को ये बताना कमेंट सेक्शन में, क्या उसको लास्ट में रिवाइज किया जा सकता है? वेयर इज हमारा जो कंटेंट था वो कितना ज़्यादा पर्पजफुल था, आपने देखा कैसे एग्जामिनर से लाइन सारी की सारी मैच हो रही है। वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल कंटेंट था, वो इंस्पिरेशनल था। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, प्री नहीं दे रहे थे। 20 दिन पहले, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा ये उनका स्क्रीनशॉट, 20 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे कोर्स को पढ़ना स्टार्ट किया था और उनके 86 मार्क्स बन रहे हैं। तो यार ये होती है रियल, मतलब जो रियल कंटेंट होता है वो ये होता है। ठीक है, तो मैं बस ये बता रहा था कि हमारे जो उसमें से क्वेश्चन आए हैं स्टैटिक में से, वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें अगर वो हम करने चले जाएंगे तो फिर ऑलमोस्ट 100 तो मैं नहीं कहूँगा, बट 85 to 90 क्वेश्चन हमारे यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। और वो सारा अभी पढ़ाया है लास्ट 1 ईयर में, बट मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। हम यहाँ पे सिर्फ उसको काउंट करेंगे। क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने या टीचर ने ये बता के किया कि भाई ये पढ़ लो लास्ट के 2 महीने में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे? वो सिर्फ हमने किया, बाकी रैंडमली तो कुछ भी पढ़ाते रहो, फिर हर जगह से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर 2 क्वेश्चन है इस बार, सिविल डिसोबीडियंस वाला और एक ये वाला। लास्ट ईयर बहुत कवर किया, दबा के कवर किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस दोनों एक ही आर्टिकल में कवर किए कि क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन नहीं आया। इस बार उतना डीपली कवर नहीं किया तो क्वेश्चन आ गया। तो हिस्ट्री में क्या हो रहा है आप साफ साफ देख रहे हैं। हिस्ट्री में जो हम प्रिपेयर थे टफ के लिए, हम प्रिपेयर थे लाइक बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आएंगे, सुबूति आएगा ही आएगा। हम प्रिपेयर थे प्राकृत और पाली के ऊपर, हम प्रिपेयर थे यूनेस्को की कोझिकोडे वगैरह उन सब के लिए, हम प्रिपेयर थे वो जो वत्ता की रुतल टाइप की टर्म्स आती है उन सभी के लिए। किसी पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा, हिस्ट्री को इजी कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे आईएएस सेंट्रल को ही टारगेट किया गया है इस बार कि हिस्ट्री इनकी खत्म करो पूरी तरीके से। बट फिर भी जो टफेस्ट क्वेश्चन था महेंद्र वर्मन वाला, वो यहाँ से था हमारे यहाँ से। पूना पैक्ट वाला क्वेश्चन भी था, राजेंद्र चोला वाला क्वेश्चन भी था। तो 3-4 क्वेश्चंस तो थे, बट वो चीज़ नहीं थी। तो एग्जामिनर ने इस बार हमारे साथ गेम किया है, नेक्स्ट ईयर हम आपके साथ गेम करेंगे, डोंट वरी। ऑर्डिनेंस
अगेन हमने पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ाया था, ऑर्डिनेंस पे हमने बताया था आर्टिकल्स वगैरह किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है। अब वो यहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछेंगे ये हमें नहीं पता था। अब मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि हमें पता था इन चीज़ों पे क्वेश्चन आएंगे। लिमिटेड से पेजेस में हम ये सब कवर कर रहे थे आप सभी के लिए। देन उसके बाद ये क्वेश्चन कोई सोचेगा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, विष्णु दिगंबर पलुष्कर के ऊपर। यार लास्ट ईयर पूछ लेते, लास्ट ईयर हमने इसको कवर किया था पूरा, विष्णु दिगंबर पलुष्कर को। ये क्वेश्चन पता है क्यों आया था, हमने बोला था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? गांधीज एसोसिएशन ऑन म्यूजिक, गांधी जी की इसके साथ एसोसिएशन है। लोगों को पता भी नहीं है क्वेश्चन आया क्यों है। तो ये लास्ट ईयर हमारा कवर्ड था बट इस बार नहीं था। ठीक है, ये मैंने छोटा ही स्क्रीनशॉट लिया, पूरा मैंने इसमें नहीं बताया ये वाला टॉपिक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अशमाका वाला है ना, अशमाका, कंबोजा, अवंती, सरायू रिवर, यार थोरोली कवर किया था। ये देखिए रिवर सरायू 10+ टाइम न्यूज़ में थी। ये लास्ट ईयर के करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं सारे। हाई चांसेस हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, बताया था कोसाला वाला, और ये सारे कंबोजा वगैरह ये सब कहीं ना कहीं सब कवर्ड थे। बट अगेन उनको क्वेश्चन वहीं से पूछना था। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी कितना कवर किया गया था इसी साल, माइक्रोग्रेविटी माइक्रोग्रेविटी माइक्रोग्रेविटी। अब यार एक्सियोम 4 ये एक प्राइवेट वेंचर है, स्पेडएक्स हो गया, फिर हमारा गंगायान हो गया। अब ये एग्जैक्टली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ है, मुझे नहीं लगता किसी ने सोल्व किया होगा। तुक्के वाला क्वेश्चन था, पेपर ही काफ़ी ज़्यादा तुक्के वाला था इस बार। तो पता नहीं कहाँ जाके वो क्वेश्चन बना रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल घुस जा रहे हैं सीधे, या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जा रहे हैं, बीच में बात ही नहीं करना चाह रहे हैं एग्जामिनर। ये जो चोरा इंसिडेंट है ये न्यूज़ में था, कवर किया था, बट अगेन हमने किस वकील ने किया था, किस एडवोकेट ने हेल्प की थी वो हमने नहीं किया था। हमने ये ज़रूर बताया था कि हाउ डिड लीडर्स रिस्पॉन्ड। अब क्योंकि इतना सा ही करंट अफेयर्स था, क्रिस्पली बताना था, तो इतना कवर किया गया, हर चीज़ तो कवर नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वाला लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में था, पूरा मोनोक्लोनल कम से कम 4 से 5 बार पढ़ाया था। निपा वायरस से इसका क्या कनेक्शन है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई थी। बट अगेन कोई क्वेश्चन उसके ऊपर उस साल नहीं आए, इस बार आ गए। मैं आपको बताता हूं, देखिए प्लीज ध्यान से अब सुनना, थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूं। सेडिशन वाली टॉपिक हो गया, ये वायरस वाले टॉपिक हो गए। ये हम लास्ट ईयर तक ना हमारा 50% साइंस एंड टेक वायरसेस के ऊपर बेस होता था। ठीक है, इस बार हमने उसको रिड्यूस किया कि यार इस अभी ना कोई वायरस इतने ज़्यादा प्रोमिनेंटली न्यूज़ में है नहीं। क्वेश्चन वो कोविड के बाद वाले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, क्यों बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड क्रिएट किया जाए। न्यूज़ में थे बट हमने कवर नहीं की, कवरेज उनकी नहीं की, लिमिटेड कवरेज करके छोड़ दिया इन सारी चीज़ों को। क्यों? क्योंकि लिमिटेड पेजेस का कंटेंट देना था, कम पेजेस का कंटेंट देके मैक्सिमम यील्ड निकालनी थी, वो निकल भी गई। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मेरी यहाँ पे ओपिनियन क्या है इस एग्जाम के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो है टू मच ग्रे एरिया क्वेश्चंस, नुआंसेस के ऊपर क्वेश्चन है। सिंपल टॉपिक में भी जहाँ जाके नुआंस होता है, जहाँ पे जाके चीज़ें अटकती है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है कि आपको पता है या नहीं पता, आप डाउटफुल यहाँ पे फील करेंगे, वो वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद अगला है जो दूसरा है कैन बी डन वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वाले, मतलब किया जा सकता है, हो नहीं रहे वो चीज़ें, जैसे ये इथेनॉल वाला और यूरिया वाला हो गया। ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है कि जो हो रही है, कोई भारत सरकार या कोई वर्ल्ड में ही कोई कंट्रीज को यूज़ कर रही है। मेथनॉल बनाया जा रहा है, इथेनॉल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ठीक है मिक्स करके तो बहुत कुछ किया जा सकता है। यार आप ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, ये मेरे को समझ में नहीं आया। उसके बाद है हाइड्रोजन वाला, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे 20-25 क्वेश्चन रखे गए हैं जिनके आंसर सिर्फ यूपीएससी डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों? यार आपको पूरी साल में 100 क्वेश्चंस बनाने हैं। 100 क्वेश्चंस मतलब 100 अपॉर्चुनिटीज होती है। आपको सूटेबल कैंडिडेट्स ढूंढने हैं ना, आप क्वेश्चन बनाइए ना यार ढंग के। हमने 2000 क्वेश्चंस बनाए हैं अभी मॉक टेस्ट में, हमने भी इतनी गलतियां नहीं की जितनी यूपीएससी ने कर रखी है। कंपेरिजन गलतियां होती है मॉक टेस्ट में, सभी से होती है अक्रॉस ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, हमने भी की होंगी, कुछ गलतियां हो जाती है बनाते वक्त, टफ जॉब है। बट यार 100 क्वेश्चंस आपसे पूरी साल में ढंग के नहीं बन रहे, ये समझ से बाहर है। उसके बाद है एक है मीनिंगलेस एग्जाम, क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी सारे, टाइम जोन के ऊपर क्वेश्चन था, अलास्का वाला क्वेश्चन था, और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे। यार एक बात बताइए, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप बच्चे का क्या टेस्ट कर रहे हैं? काश आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स थी,
उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते। आप क्वेश्चन पूछ सकते थे यहाँ पे प्राकृत और पाली पे, टफ क्वेश्चन पूछ लेते, उसमें कोई इशू नहीं है, टफ क्वेश्चन पूछ लेते। बट ये किस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 20 25 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मीनिंगलेस है, पर्पजलेस है, यूजलेस है, जिनका यूपीएससी में ना कोई सुटेबिलिटी चेक कर रहे हैं वो, ना जिनका कोई यूज है, और वो क्वेश्चन गलत भी हैं, वो क्वेश्चन ही गलत है। तो ये बहुत गलत है। ये यहाँ पे यूपीएससी ने, एक तो हमारा वो वॉर लाइक सिनेरियो हुआ पाकिस्तान के साथ, बच्चे डिस्टर्ब हुए। मैं कितने ऐसे अपने बच्चों को जानता हूं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया एयरफोर्स के और नेवी के स्पेशली, वो एग्जाम ही नहीं दे पा रहे। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स हैं, फीमेल हैं, वो एग्जाम ही नहीं दे पा रही। बहुत ऐसे बच्चे हैं बॉर्डर एरियाज के जिनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो आपने वहां पे आर्टिकल 16 का उल्लंघन किया, पहली बात तो। उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं कि आपको खुद को नहीं पता, आप 100 क्वेश्चन ठीक से नहीं बना पा रहे हो, आप क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हो, आप उल्टे सीधे फंसा रहे हो कोल गैसिफिकेशन में ले जाके, मतलब जो चीज़ें नहीं हो रही। फिर कुछ भी हो सकता है, अगर उस एरिया में जाने की कुछ भी हो सकता है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो बस ऐसा ही है। फिर आप सूटेबिलिटी तो चेक नहीं कर रहे। ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में क्या ओपिनियन है? मेरी एक ओपिनियन है, देखिए बच्चों को हार्डवर्क से कोई इशू नहीं है, टीचर्स को भी हार्डवर्क से कोई इशू नहीं है, बट आप इतना फ्लक्चुएट मत कीजिए कि आप एक साल क्वेश्चन पेपर को यहाँ लेके जा रहे हैं, एक साल वहाँ लेके जा रहे हैं। 2022 का नॉर्मल था, 23 में ऊपर ले गए, 24 का डाउन ले गए, 25 का फिर बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए। आपको टफ रखना है ना, इतना टफ रख लीजिए जितना टफ आप रख सकते हैं। हम उसको सोल्व कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे कर लेंगे, हम उसको पढ़ा देंगे आराम से। बट यार कोई लेवल तो मेंटेन कर लो, कभी कहीं पे जा रहे हो, कभी कहीं पे जा रहे हो। आपने इस साल का मणिपुर के ऊपर जो इंडिया का रिलेवेंट इशू था उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा। आपने कोऑपरेटिव्स इंडिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, आपने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अलास्का और साइबेरिया के ऊपर जाके, जो कि करंट में भी नहीं था, जो कि बुक्स में शायद होगा तो कहीं होगा। इररिलेवेंट चीजें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो आप? अच्छा एक बात बताइए, आप ये भी जानना चाहेंगे कि मेरी क्या ओपिनियन है इस बार के कट ऑफ पे। हमने हर एक क्वेश्चन के साथ 1-1 घंटा लगाया है। हमने 5 दिन बाद एनालिसिस दिया है, 5 दिन बाद प्रूफ दिए हैं। हमने पूरा टाइम स्पेंड किया है क्वेश्चंस के साथ, पूरा दिन बैठ के। मुझे लगता है कि 76 to 77 से ऊपर किसी भी हाल में नहीं जानी चाहिए, मुझे जाती हुई नहीं दिख रही। किसी को प्राइमा फेसी क्वेश्चन इजी लगेंगे, किसी को टफ लगेंगे, उस बेसिस पे वो यहाँ पे बताएंगे कि यार इतनी हो सकती है। हमने क्वेश्चंस के साथ जो टाइम स्पेंड किया है ना, हमें एक्चुअल में पता चला है कौन से क्वेश्चन टफ है, कौन से इजी है, कहाँ पे बच्चा सोल्व कर पाया होगा, कहाँ पे नहीं कर पाया होगा। सारे लॉजिक लगा के बता रहा हूँ। 76 to 77 के आसपास मेरे को लग रहा है यहाँ पे कट ऑफ हमारी जा सकती है। तो ये हो गया। टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि यार अपनी सीट बेल्ट्स को प्लीज़ टाइट कर लो। यूपीएससी तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब हमारे हाथ में है नहीं यूपीएससी, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हमें वो देखना है। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है इस साल में। अब लास्ट के 2 से 3 महीने में प्रिपेयर होने से टाइम नहीं चलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन गलत थे, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि 70-80 क्वेश्चन अच्छे थे। 70 क्वेश्चन तो कम से कम अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग थे, एलिमिनेशन काम नहीं कर रही थी, वो सब चलेगा, बट क्वेश्चंस अच्छे थे। अब हमें यहाँ पे फोकस इस चीज़ पे करना है, पूरी साल प्रिपरेशन करो अपनी, अच्छे से पढ़ो स्टैटिक को भी और करंट अफेयर्स को भी। करंट अफेयर्स इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी सारी एनसीईआरटी मिला के भी 15 से 20 क्वेश्चन नहीं आए हैं, आपकी सारी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी मिला के। हमारे 250, 300, 400 पेजेस से सीधे यहाँ पे 45 to 50 क्वेश्चंस आपने देख लिए, पार्शियल वार्शियल सब मिला के इतने क्वेश्चंस आए हैं। ये तब आए हैं जब स्पीशीज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टेरेंटुला के अलावा। पूरा पेपर चेंज हो गया अगर आप देखें तो। स्पीशीज़ पे क्वेश्चन नहीं है, हिस्ट्री के क्वेश्चन टोटली चेंज कर दिए गए हैं इस बार, पूरा का पूरा ईजी बना दिया गया है हमें ही टारगेट करने के लिए, आप ये मान के चलिए, क्योंकि हमारी मार्केटिंग ऐसी होती है कि उससे फिर थोड़ा सा ये होता है इस टाइप की चीज़ें। तो ओपिनियन ये है कि पूरी साल प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, जहाँ से भी पढ़े मॉक टेस्ट के साथ पढ़िए। कंटेंट को मॉक टेस्ट जब तक इवोल्व नहीं करेगा और जब तक आप नुआंसेस को नहीं पढ़ेंगे, आप अब आने वाले टाइम में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए, ईजी क्वेश्चन आता है तो ठीक है, बट अब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी अपना लेवल फॉर श्योर बढ़ा रहा है। यूपीएससी की गलतियां एक तरफ है कि उसने गलती की कि यार गलत क्वेश्चन बना दिए, बट जो बनाए हैं वो अच्छे बनाए हैं, प्लीज़, ठीक है, माइंड इट।
ये चीज़ याद रखना। तो पूरी साल के लिए प्रिपेयर करना है। कट ऑफ के लिए मैंने बता दिया, अपनी ओपिनियन बता दी, पूरे जो क्वेश्चंस थे वो आपको सारे बता दिए। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं जाके उस वीडियो से, और जो बच्चे कोर्स में एनरोल किए थे वो अपने PDF नंबर जो है उनसे जाके एनरोल कर सकते हैं। बाकी की जो अपडेट है 2026 के कोर्सेज की, प्री वाले और मेन वाले की, और मेंस 2025 के कोर्स की, वो अब हम लेके आएंगे। एक चीज़ और भी बोल देता हूँ लास्ट में, जब हम गारंटी दे रहे थे क्वेश्चंस की कि मिनिमम 40, बहुत लोगों को पेन हो रहा था मार्केट में, बच्चों को भी हुआ होगा, काफ़ी बच्चों को कि ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। एक बात बताइए, मैंने ये एक फ़ोन ख़रीदा, मैंने एक ये मार्कर ख़रीदा, मैंने मार्केट से शायद एक नमक ख़रीदा, अगर नमक अपना काम ना करे, अगर ये मार्कर अपना काम ना करे, या फिर ये फ़ोन अगर अपना काम ना करे, तो इसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? मैं इसको रखूँगा अपने पास? आप ये बताइए, इस फ़ोन की भी वारंटी आती है ना। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे आज के टाइम पे UPSC में 3-3, 4-4 लाख तक के भी कोर्सेज बिक रहे हैं, फाउंडेशन कोर्सेज, अगर आप उन कोर्सेज को ले रहे हैं, आप सेवरल लाख रुपीज़ आप यहाँ पे दिल्ली में रह के या कहीं ऐसे एरियाज़ में रह के स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आप टोटल 8 से 10 लाख रुपए स्पेंड कर दे रहे हैं 2-3 साल में, और फिर भी कोई गारंटी ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गारंटी दी ही जा सकती है 100%, बट थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी रखिए। जब हमने पहली बार गारंटी दी, अकाउंटेबिलिटी रखी, तब उसी के बाद बाकी के टीचर्स भी अब थोड़ा थोड़ा अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम अकेले हैं जिन्होंने अपना पूरा कंटेंट पब्लिश किया एक दिन पहले, इतने अकाउंटेबल हम अकेले हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है अपने रिजल्ट के ऊपर, शायद कोई 1-2 हो, मैंने ना देखा हो, बट बाकी किसी ने नहीं बनाई। PDF डाल देते हैं, हमारे यहाँ से 30 क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आए, पता चलेगा 20 पूरे थे, उसमें से 15 पूरे थे हार्डली, और वो सभी के में से थे, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो पार्शियल थे। और इवन ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रूफ में, दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कि जिनमें से लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं जस्ट ऐसे ही डाल दिए, उनका कोई लेना देना भी नहीं है क्वेश्चन का उस कॉन्टेंट से। तो ये सब चल रहा है। 3-3, 4-4 हज़ार पेज का कंटेंट पढ़ा के फिर बोलते हैं इतने क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, उसको रिवाइज कौन करेगा यार? सब कुछ तो कोई भी कवर कर लेगा। ऐसे तो जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी वेबसाइट से वो क्या करते हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एवरी सिंगल आर्टिकल, उन्होंने बोला हुआ है कि हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, उनको बोला हुआ है कि एवरी सिंगल चीज़ हमारी वेबसाइट पे जानी चाहिए। वो सब कुछ अपलोड करते हैं, फिर तो 100 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, बट क्या वो उसको खुद भी क्लेम करते हैं? कभी नहीं। वो सिर्फ उतना ही क्लेम करते हैं जो उन्होंने पढ़ाया है, ना कि न्यूज़पेपर्स को जो प्रिंट किया अपनी वेबसाइट पे। तो ऐसा चल रहा है। कुछ ऐसे दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स महान हैं जो बुक्स सेलर हैं, बेसिकली जो सिर्फ बुक्स ही सेल करते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, स्टैटिक पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ा के 10,000 पेज का कंटेंट पढ़ा के क्वेश्चन देंगे 30-25 मुश्किल से, वो भी पूरे नहीं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को समझिए। काम करना है नुआंसेस के ऊपर, काम करना है ग्रे एरिया के ऊपर, काम करना है क्लैरिटी के ऊपर। तो ज्वाइन कीजिए ओपन सीक्रेट गोल्ड माइन 2026, जिसमें हम प्री भी रखेंगे, मेंस का भी एक इंक्लूडिंग वाला बैच भी रखेंगे, अलग से भी रखेंगे। पूरी साल नुआंसेस पे काम करेंगे। स्टैटिक के लिए भी कुछ अभी एक्सपीडिशन का हम कर रहे हैं, वो भी लेके आएंगे। तो यार 1 साल ढंग से पढ़ लो, वरना 5 साल घिस घिस के पढ़ लो। आपका चाहे ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, एक बार अपने आप को रिफ्रेश कीजिए और इस अटैम्प्ट को आप फर्स्ट अटैम्प्ट मान के चलिए। फर्स्ट अटैम्प्ट मान के चलिए और ये मान के चलिए कि 1 ही साल है और ढंग से अच्छे से सब कुछ पढ़ना है, क्लैरिटी लेके आनी है। सिर्फ बुक्स पढ़ने से, रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा। नुआंसेस पे काम करना होगा, क्वेश्चंस पे काम करना होगा। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी, आपने देखा भी होगा किस तरीके से सॉल्यूशंस पे सीधे सीधे आ रहे हैं। तो चलिए गुड बाय, बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम पे आपको देते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।